चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर, क्या अब भी मेरा प्रस्ताव आपको मजाक लग रहा है? मैं आपको ठीक 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। अगर तब तक आपका कोई जवाब नहीं आया तो मैं आपको आपकी उस शानदार कुर्सी से खींचकर बाहर निकाल दूंगा, अपने तरीके से। फोन के स्पीकर से आती हुई आवाज मक्खन जैसी चिकनी, नीच और आत्मविश्वास से भरी थी, जिसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। मुंबई के दिल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी की एक गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित भारत इनोवेशंस का चेयरमैन ऑफिस। कांच की विशाल खिड़की से मुंबई का रात का नजारा किसी गहने की तरह चमक रहा था, लेकिन चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उनके सामने उनकी सेक्रेटरी अनन्या शर्मा बिना हिले डुले खड़ी थी, जो कुछ पल पहले ही कुछ दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने आई थी। क्या वो फोन ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स के सिद्धार्थ राणा का था? चेयरमैन की धीमी आवाज में एक सवाल उभरा। अनन्या ने शांति से सिर हिलाकर हामी भरी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट का कोई निशान नहीं था। करीने से संवारे हुए बाल, इस्त्री की हुई परफेक्ट ब्लाउज और स्कर्ट, वह एक आदर्श सेक्रेटरी की जीती जागती मिसाल लग रही थी। लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान से पहले की खामोशी का तनाव था। अनन्या शर्मा, उसे भारत इनोवेशंस में काम करते हुए 1 साल हो गया था। उसका बायोडाटा सिर्फ एक लाइन में सिमट सकता था। भारतीय नौसेना की मार्कोस यूनिट की सबसे कम उम्र की महिला कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर, सेवानिवृत्त। HR हेड ने उसके इस अजीब बायोडाटा को देखकर कई दिन और रातें सोची थीं। जो इंसान जंग के मैदान में लोगों को मारने की तकनीक सिखाता था, वो अब एक अरबपति उद्योगपति की सेक्रेटरी क्यों बनना चाहता है? यह बात उनकी समझ से बाहर थी। लेकिन चेयरमैन राठौर ने बायोडाटा देखते ही मुस्कुराकर कहा था, इसे तुरंत नौकरी पर रख लो। ऐसे हुनरमंद लोग हमें गुंगवाने नहीं चाहिए। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अनन्या सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थी, वह चेयरमैन राठौर का दिमाग, उनकी आंखें और उनकी ढाल थी। वह दर्जनों मीटिंग्स और कार्यक्रमों को मिनट मिनट में बांटकर सबसे बेहतरीन रूट और शेड्यूल बनाती, सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट का सार सिर्फ 3 लाइनों में बता देती और चेयरमैन की सेहत से लेकर उनके मूड तक का ख्याल रखकर उनकी पूरी मदद करती थी। सेना में सीखी गई उसकी असाधारण एकाग्रता और स्थिति का आकलन करने की क्षमता बिजनेस की दुनिया में भी बखूबी काम आ रही थी। दफ्तर के लोग उसे स्टील की सेक्रेटरी कहते थे। सिद्धार्थ राणा, जिसकी कोई औकात नहीं, वो बहुत ज्यादा उड़ रहा है। चेयरमैन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी कुर्सी पर आराम से टिक गए। ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स कुछ साल पहले अचानक उभरी एक नई कंपनी थी। जैसे लकड़बग्घे बाजार में बीमार कंपनियों पर झपटते हैं, वैसे ही उसने कमजोर कंपनियों को कौड़ियों के दाम खरीदकर बहुत कम समय में अपना आकार बढ़ा लिया था। और इस प्रक्रिया में उसने हर तरह के गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया था। ऐसी अफवाहें आम थीं। उसके मालिक सिद्धार्थ राणा के साथ हमेशा एक गैंगस्टर होने का टैग जुड़ा रहता था। उसी सिद्धार्थ राणा ने भारत इनोवेशंस की मुख्य तकनीक को उसे सौंपने की धमकी दी थी। जाहिर है उन्होंने मना कर दिया और फिर हर तरह के गंदे हथकंडे अपनाए जाने लगे। शेयर बाजार में हेरफेर की कोशिशें, मुख्य कर्मचारियों को खरीदने की कोशिश और कंपनी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना। लेकिन चेयरमैन राठौर की भारत इनोवेशंस कोई मामूली कंपनी नहीं थी। दशकों की मेहनत और ईमानदारी से बनाई गई साख और तकनीक इतनी आसानी से हिलने वाली नहीं थी। अनन्या, तुम क्या सोचती हो? यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई रणनीतिक फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। सिद्धार्थ राणा समझ गया है कि वो सीधे रास्ते से हमें नहीं हरा सकता, तो इसलिए वो ऐसी बचकानी धमकियां दे रहा है। नहीं, अनन्या की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। यह धमकी नहीं, चेतावनी है। एक शिकारी जानवर शिकार करने से पहले हमेशा दहाड़ता है, अपने इलाके का दबदबा दिखाने और शिकार को डराने के लिए। उसने अब यह आखिरी संकेत दिया है कि वो अपने तरीके इस्तेमाल करेगा। एक पल के लिए उसकी आंखें तेज हो गईं। वो आंखें एक सेक्रेटरी की नहीं थीं, वो एक स्पेशल ऑप्स एजेंट की आंखें थीं, जो अंधेरे में दुश्मन की हर हरकत को भांप लेती थीं। चेयरमैन राठौर को हमेशा उसकी उन आंखों में एक अजीब सा भरोसा महसूस होता था। मैं कल सुबह तक ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स और सिद्धार्थ राणा के बारे में सारी जानकारी एक पन्ने में समेटकर आपको रिपोर्ट दूंगी। और चेयरमैन, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को एक स्तर और बढ़ाना होगा। हाँ हाँ, इस बूढ़े को कौन नुकसान पहुंचाएगा?
चेयरमैन जोर से हंसे, लेकिन अनन्या नहीं हंसी। सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना एक सैनिक का पहला नियम है, और अभी सबसे बुरे हालात की कल्पना करने का ही वक्त है। उस रात अनन्या अपने फ्लैट पर नहीं गई। वह कंपनी की इमारत के बेसमेंट में बने कर्मचारियों के रेस्ट रूम में एक कोने वाले सोफे पर लेट गई। वह सोई नहीं। आंखें बंद करके वह इमारत की हर आवाज पर कान लगाए हुए थी। लिफ्ट के चलने की हल्की सी कंपन, वेंटिलेशन सिस्टम की आवाज, दूर से आता हुआ किसी एम्बुलेंस का सायरन। उसकी सारी इंद्रियां एक विशाल राडार की तरह कंपनी को घेरे हुए थीं। उसके मार्कोस छोड़ने और यहां आने की एक वजह थी। यह सच था कि वह खून और बारूद की गंध वाली उस दुनिया को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उससे भी बड़ी एक वजह थी। अब उसके पास कुछ था जिसकी उसे रक्षा करनी थी। चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर सिर्फ उसके बॉस नहीं थे, वह उसके लिए एक संरक्षक थे, जिन्होंने अतीत में एक दुर्भाग्यपूर्ण सैन्य दुर्घटना में अपना सब कुछ खो चुकी अनन्या को एक नई जिंदगी का मौका दिया था। सुबह के 3 बजे घोर अंधेरे में उसकी आंखें अचानक खुल गईं। इमारत के मेन गेट पर तैनात गार्ड का वॉकी टॉकी ठीक 30 सेकंड के लिए बंद हुआ था। कोई आम इंसान इस पल को कभी महसूस नहीं कर पाता, लेकिन अनन्या के लिए वो 30 सेकंड अनंत काल जैसे थे। वह बिना आवाज किए उठी। अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल उतारकर उसने नंगे पांव ठंडे गलियारे पर कदम रखे। उसकी हरकतों में जरा भी शोर नहीं था। वह एक परछाई की तरह अंधेरे में घुल मिल गई। चेतावनी खत्म हो चुकी थी। अब शिकार का वक्त शुरू होने वाला था। अध्याय 2, स्टील का स्पर्श। शर्मा जी, क्या आप कृपया इमरजेंसी सीढ़ियों के पास रखे इन बक्सों को आज हटवा सकते हैं? यह न केवल फायर सेफ्टी नियमों के खिलाफ है, बल्कि किसी आपात स्थिति में भागने के रास्ते में भी रुकावट बनेगा। अगली सुबह अनन्या हमेशा की तरह एक परफेक्ट सेक्रेटरी के रूप में वापस आ चुकी थी। उसकी बात पर एडमिन डिपार्टमेंट के शर्मा जी ने नाक भौं सिकोड़ी। अरे अनन्या जी, वो स्टोर रूम में जगह नहीं थी, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए रखे हैं। यहां से कौन इतना आता जाता है? आप भी ना बात का बतंगड़ बना देती हैं। नियमों का पालन होना चाहिए शर्मा जी, खासकर जब बात सुरक्षा की हो। उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो ना सुनना पसंद नहीं करती। शर्मा जी ने आखिरकार मुंह बनाते हुए कहा कि वो किसी को भेजकर हटवा देंगे। कंपनी के लोग अनन्या के इस स्वभाव को कभी कभी जरूरत से ज्यादा सख्त मानते थे, लेकिन कोई भी उसके काम के निर्देशों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसका हर फैसला हमेशा सही होता था। सुबह भर चेयरमैन का ऑफिस व्यस्त रहा। चेयरमैन राठौर ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो सिद्धार्थ राणा की धमकी को भूल चुके हों, और अनन्या एक परछाई की तरह उनकी मदद कर रही थी। लेकिन उसका पूरा ध्यान कहीं और था। उसने दफ्तर आते ही इमारत के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। सुबह 3 बजे ठीक 37 सेकंड के लिए मेन गेट और पिछले गेट के कैमरे एक साथ बंद हुए थे। इसे तकनीकी खराबी मानना मुश्किल था, क्योंकि समय बिल्कुल सटीक था। यह इस बात का सबूत था कि किसी ने जानबूझकर सिस्टम में सेंध लगाई थी। वे लोग जरूर रेकी करने आए थे। इसके अलावा उसने चेयरमैन के ऑफिस तक जाने वाले सभी रास्तों की फिर से जांच की। इमरजेंसी सीढ़ियां, वेंटिलेशन डक्ट और यहां तक कि लिफ्ट का इमरजेंसी हैच भी। उसके दिमाग में इमारत का 3D नक्शा पूरी तरह से छप चुका था। दुश्मन कहीं से भी घुसे, उसे कम से कम समय में कैसे काबू करना है, इसके दर्जनों सिनेरियो वह अपने दिमाग में बना और मिटा रही थी। दोपहर 2 बजे चेयरमैन राठौर एक बाहरी मीटिंग के लिए निकल गए। अनन्या, मैं थोड़ी देर के लिए बांद्रा में के होटल जा रहा हूं, तुम ऑफिस का ध्यान रखना। जी चेयरमैन, गाड़ी ध्यान से चाहिएगा। अनन्या ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसकी नजरें चेयरमैन के साथ जा रहे बॉडीगार्ड के कान में लगे वायरलेस ईयरफोन पर टिक गईं। वह एक सस्ता चाइनीज बना हुआ ईयरफोन था, न कि कंपनी द्वारा दिया गया आधिकारिक उपकरण। यह एक बहुत छोटा सा बदलाव था, लेकिन उसके अंदर के चेतावनी सिस्टम को चालू करने के लिए काफी था। चेयरमैन के जाते ही उसने सिक्योरिटी हेड को इंटरकॉम पर फोन किया। सिक्योरिटी हेड, मैं सेक्रेटरी ऑफिस से अनन्या शर्मा बोल रही हूं। अभी तुरंत चेयरमैन की गाड़ी की लोकेशन और उनके रास्ते की लाइव रिपोर्ट मुझे भेजिए, हर 5 मिनट में। और आज बाहर से आए सभी लोगों की लिस्ट मुझे भेजिए, डिलीवरी बॉय, विजिटर, सब। दूसरी तरफ सिक्योरिटी हेड इस अचानक मांग से थोड़ा घबरा गया। जी अनन्या जी,
लेकिन चेयरमैन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। यह मेरी जिम्मेदारी पर हो रहा है। अगर कोई समस्या हुई तो सारी जवाबदेही मेरी होगी। इसे तुरंत करें। यह एक अनुरोध नहीं, एक निर्देश है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। यह उसकी रोज की विनम्र आवाज से बिल्कुल अलग, एक ऐसे सैनिक की आवाज थी जिसे आदेश देने की आदत हो। सिक्योरिटी हेड ने और कुछ नहीं कहा और ठीक है कहकर फोन रख दिया। अनन्या अपनी सीट पर लौटी और सिद्धार्थ राणा के बारे में इकट्ठा की गई जानकारी को फिर से देखने लगी। उसके पैसे का लेन देन, उसके संपर्क, उसका अतीत। कागजों पर वह सिर्फ एक भाग्यशाली बिजनेसमैन लगता था, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ संदेहास्पद कमियां थीं। ऐसी डीलें जो सामान्य रूप से असंभव थीं, अचानक गायब हो जाने वाले प्रतिद्वंद्वी, और उसके पीछे हमेशा शेर गैंग नाम के एक गिरोह का नाम आता था। कहा जाता था कि यह गैंग अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बचे हुए लोग अब भी छिपकर काम करते हैं और सिद्धार्थ राणा के लिए हाथ पैर का काम करते हैं। इनका निशाना शायद सिर्फ चेयरमैन नहीं है। हो सकता है ये कंपनी को पंगु बनाकर अफरा तफरी फैलाना चाहते हों और उस मौके का फायदा उठाकर कंपनी पर कब्जा करना चाहते हों। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, उसकी मेज पर रखा इंटरकॉम तेजी से बज उठा। सिक्योरिटी हेड था। अनन्या जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चेयरमैन की गाड़ी से संपर्क टूट गया है। जीपीएस सिग्नल भी अभी अभी बांद्रा की एक मुख्य सड़क पर बंद हो गया। अनन्या का दिल जैसे धड़ाम से नीचे गिर गया। जिसका डर था वही हुआ। एंट्री पॉइंट के सीसीटीवी चेक करो, तुरंत पुलिस को। नहीं, रुको, उसने अपनी बात काटी। पुलिस को रिपोर्ट करते ही यह खबर मीडिया में फैल जाएगी और शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे। हो सकता है सिद्धार्थ राणा यही चाहता हो, अराजकता, और उस अराजकता का इस्तेमाल करके कंपनी पर शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। हेड, यह बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। अब से सिर्फ मेरी बात सुनो। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मेन और पिछले गेट पर तैनात करो और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से रोक दो और इमरजेंसी अलार्म की लोकेशन फिर से चेक कर लो। अनन्या जी, क्या आपका मतलब है कि वो लोग कंपनी पर हमला करने वाले हैं? हम हर संभावना के लिए तैयार रहेंगे। अनन्या ने फोन काटा और अपनी जगह से उठी। वह चेयरमैन के ऑफिस के अंदर बने एक छोटे से स्टोर रूम में गई। वहां उसका निजी लॉकर था। पासवर्ड डालते ही खट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। लॉकर के अंदर कॉस्मेटिक्स या सैंडल की जगह एक मिलिट्री कॉम्बैट नाइफ, एक टेलीस्कोपिक बैटन और काले रंग के टैक्टिकल ग्लव्स रखे थे। उसने बिना हिचकिचाए ग्लव्स निकाले और पहन लिए। चमड़े का स्पर्श जैसे उसके अंदर सोए हुए जंगलीपन को जगा रहा था। तभी बाहर से जोर जोर से शोर आने लगा। कई लोगों की चीख पुकार, कुछ टूटने की आवाज और महिला कर्मचारियों की तीखी चीखें। वहीं रुक जाओ, विक्रम सिंह राठौर कहां है? दरवाजा खोलो अभी। आवाज लॉबी की तरफ से आ रही थी। सिक्योरिटी टीम का कमजोर प्रतिरोध पल भर में ही खत्म हो गया लगता था। अब इस विशाल फ्लोर पर जहां चेयरमैन का ऑफिस था, वह अकेली थी। अनन्या स्टोर रूम से बाहर निकली और चेयरमैन के ऑफिस के बीच में खड़ी हो गई। भारी लकड़ी के बंद दरवाजे के पार से कई भारी कदमों की आहटें नजदीक आ रही थीं। 1, 2, 3, कम से कम 10 लोग तो होंगे ही। धम धम, किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से लातें मारनी शुरू कर दी। विक्रम सिंह राठौर यहां नहीं है, हमें पता है। दरवाजा खोल, जब प्यार से कह रहे हैं। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेज पर रखे भारी क्रिस्टल पेपरवेट को उठा लिया। हाथ में उसकी ठंडी ठोस पकड़ संतोषजनक थी। उसने एक गहरी सांस ली। बारूद की गंध की जगह महंगी कॉफी बीन्स की खुशबू उसकी नाक में आई। यह जंग का मैदान नहीं है अनन्या, शांत रहो। तुम अब सैनिक नहीं, एक सेक्रेटरी हो, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर रूप से धड़क रहा था। दरवाजे के उस पार जो लोग थे, वे उस नर्क की तुलना में कुछ भी नहीं थे जिससे वह गुजर चुकी थी। क्रैक, आखिरकार दरवाजे का हैंडल टूटने की आवाज आई और भारी दरवाजा एक झटके से खुल गया। 6-7 खूंखार दिखने वाले आदमी, जिनके हाथों में लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट थे, ऑफिस के अंदर घुस आए। उनकी आंखें लालच और हिंसा से चमक रही थीं। और फिर उन्होंने ऑफिस के बीचों बीच एक दुबली पतली काया के साथ अकेली खड़ी सेक्रेटरी अनन्या शर्मा को देखा। ओह, यहां तो एक लड़की अकेली रह गई है, सबसे आगे खड़े एक भीमकाय आदमी ने हंसते हुए कहा। बता,
विक्रम सिंह राठौर कहाँ है, वरना तेरे इस सुंदर चेहरे पर थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी। वे लोग भद्दी हंसी हंसते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उसी पल अनन्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। यह एक सेक्रेटरी की मुस्कान नहीं थी, यह एक शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को सामने देखकर जाहिर करता है, एक ठंडी और खूबसूरत मुस्कान। चेयरमैन अभी यहां नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा, और मेरे चेहरे पर कलाकारी करने के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का हुनर थोड़ा कम है। यह वाक्य खत्म होते ही उसका शरीर हरकत में आ गया। अध्याय 3, शिकारी का नृत्य। अनन्या की हरकत अप्रत्याशित थी। वह सीधे सामने वाले आदमी पर झपटने के बजाय नीचे झुकी और बाईं ओर तेजी से बढ़ी। वहां एक आदमी कंधे पर बेसबॉल बैट रखे सबसे ज्यादा बेफिक्र खड़ा था। क्रैक। उसकी कोहनी सीधे उस आदमी के पेट के नरम हिस्से सोलर प्लेक्सस पर लगी। सिर्फ एक बार से वह सांस छोड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या रुकी नहीं। गिरते हुए आदमी के शरीर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके वह हवा में उछली और उसके हाथ से बेसबॉल बैट को सफाई से छीन लिया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। अपने साथी को गिरते देख दूसरे लोग हैरान रह गए, लेकिन तब तक अनन्या अपना अगला निशाना चुन चुकी थी। ये लड़की। होश में आते हुए उस भीमकाय आदमी ने लोहे की रॉड घुमाते हुए उस पर हमला किया। भारी रॉड हवा को चीरती हुई उसके सिर की ओर बढ़ी। एक ऐसा हमला जिससे बचना नामुमकिन था, लेकिन अनन्या बची नहीं। वह इसके विपरीत एक कदम आगे बढ़ी और हाथ में लिए बेसबॉल बैट से उस रॉड पर नीचे से ऊपर की ओर वार किया। टिंग। धातु के टकराने की तीखी आवाज के साथ लोहे की रॉड अपना रास्ता भटककर हवा में उछल गई। भीमकाय आदमी की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पूरी ताकत से किया गया हमला इतनी आसानी से रोक दिया गया। बस यही एक पल की चूक। अनन्या ने उसे नहीं गंवाया। उसका बेसबॉल बैट एक सांप की तरह लहराया और उस आदमी की कलाई पर जोर से लगा। आह! हड्डी टूटने की एक भद्दी आवाज के साथ उस आदमी ने चीखते हुए लोहे की रॉड छोड़ दी। लेकिन यह अंत नहीं था। अनन्या का अगला हमला उसके घुटने पर हुआ। जोड़ के उल्टी दिशा में मुड़ने पर वह भीमकाय आदमी अपने विशाल शरीर के बावजूद जमीन पर गिर गया। पल भर में 2 लोग ढेर हो चुके थे। बचे हुए 4 लोगों के चेहरों पर हैरानी के साथ एक अनजाना डर छाने लगा। यह लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। जैसे ही यह ख्याल उनके दिमाग में आया, अनन्या ने पहले हरकत की। इस बार उसने हमला शुरू किया। चेयरमैन की महंगी महोगनी की मेज पर पैर रखकर दौड़ते हुए उसकी हरकत एक काले तेंदुए जैसी थी। फैल जाओ, 2-2 की जोड़ी बनाओ, पीछे से एक आदमी चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने मेज पर रखे क्रिस्टल पेपरवेट को उठाया और सबसे नजदीक वाले आदमी की कनपट्टी पर सटीकता से फेंक दिया। धप की एक भारी आवाज के साथ वह आदमी आंखें घुमाता हुआ वहीं गिर गया। वह रुकी नहीं और बगल वाले आदमी के सीने की ओर बढ़ी। उसका कंधा उस आदमी की ठोड़ी से जोर से टकराया। कड़क की आवाज के साथ उसकी गर्दन मुड़ गई। अब सिर्फ 2 बचे थे। वे पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे और पीछे हटने लगे थे। वे अपनी आंखों के सामने हो रहे इस मंजर को समझ नहीं पा रहे थे। यह दुबली पतली लड़की इंसान के रूप में एक आपदा थी। दूर हटो, मेरे पास मत आना, एक आदमी ने डरकर चिल्लाते हुए हाथ में लिया चाकू बेतहाशा घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन अनन्या पहले ही उसके हमले की पहुंच से बाहर थी। उसने मेज की दराज खोली और कुछ निकाला। वह एक 30 सेंटीमीटर का स्टील का रूलर था। एक बच्चे के खिलौने से क्या। उस आदमी की बात पूरी होने से पहले ही अनन्या के हाथ से छूटा हुआ रूलर घूमता हुआ हवा में उड़ा और सीधे उसकी हथेली के पिछले हिस्से में जा धंसा। आहा! एक तीखी चीख के साथ उसने चाकू गिरा दिया। अनन्या ने इस मौके को नहीं गंवाया और उसके पास जाकर उसकी बाह को मोड़कर पीछे घुमा दिया। यह एक जॉइंट लॉक था। सेना में अनगिनत बार अभ्यास की गई एक तकनीक जो मानव शरीर को सबसे प्रभावी तरीके से अक्षम करने के लिए थी। आखिरी, अनन्या ने धीमी आवाज में कहते हुए आखिरी बचे आदमी की ओर देखा। वह पहले ही टांगों में जान न होने के कारण जमीन पर बैठा हुआ था और डर के मारे पेशाब कर चुका था। उसकी डरी हुई आंखों में आंसू और नाक का पानी मिला हुआ था। तुम्हें किसने भेजा? उस ठंडे सवाल पर वह आदमी कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ सिर हिलाता रहा। अनन्या ने पकड़ी हुई बाह पर थोड़ा और जोर दिया। आहा! बताता हूं। ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स के सिद्धार्थ राणा साहब ने भेजा था। मकसद क्या था? चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर, बस उन्हें ले जाने को कहा था।
कहा था कि कागजों पर दस्तखत करवाते ही काम हो जाएगा। चेयरमैन कहाँ है? मुझे नहीं पता, हमें तो बस यहां आने का आदेश था। आह! अनन्या ने और सवाल नहीं किए। उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कराटे चॉप मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर धीरे धीरे उठी। कुछ मिनट पहले तक जो चेयरमैन का ऑफिस महंगी चीजों से भरा था, अब वह कराहते हुए आदमियों और टूटे फूटे सामानों से भरे एक नर्क के मैदान में बदल गया था। अनन्या के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, बस कुछ बिखरे हुए बाल और तेजी से चलती सांसें ही इस भयंकर लड़ाई का सबूत दे रही थीं। वह ऑफिस के फोन की ओर बढ़ी और रिसीवर उठाया, फिर एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। मैं बोल रही हूं, स्थिति नियंत्रण में है। योजना के मुताबिक चेयरमैन सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए होंगे, है ना? रिसीवर के दूसरी ओर से एक परिचित आवाज आई। वह चेयरमैन का बॉडीगार्ड था और असल में अनन्या का ही मार्कोस का जूनियर, जिसे उसने खुद इस काम पर लगाया था। जी सीनियर, चेयरमैन के होटल के बेसमेंट में बने सुरक्षित घर में ठीक ठाक पहुंच गए हैं। आपके निर्देश के अनुसार हमारा पीछा कर रही 3 गाड़ियों को हमने चकमा देकर रास्ते में ही निपटा दिया। बहुत अच्छे, अब दूसरे चरण पर बढ़ते हैं। अनन्या ने फोन रखा और ऑफिस के दरवाजे की ओर देखा। गलियारे के उस पार से शोरगुल और कदमों की आहटें आ रही थीं। कंपनी के कर्मचारी और सिक्योरिटी टीम, जो इस हंगामे की खबर पाकर देर से पहुंचे थे, भागे आ रहे थे। उनके चेहरों पर सदमा और अविश्वास के भाव थे। उनमें एडमिन डिपार्टमेंट के शर्मा जी भी थे। वह जमीन पर पड़े गुंडों और उनके बीच बिना खून का एक कतरा लगे खड़ी अनन्या को बारी बारी से देखते हुए अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे। अनन्या ने उन सब की ओर देखकर फिर से एक परफेक्ट सेक्रेटरी का चेहरा बना लिया। असुविधा के लिए खेद है, कुछ बाहरी घुसपैठिए थे, लेकिन उन सभी को काबू कर लिया गया है। कृपया तुरंत पुलिस को सूचित करें। और शर्मा जी, उसने शर्मा जी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आपने अभी तक इमरजेंसी सीढ़ियों का रास्ता साफ नहीं किया है ना? मुझे लगता है कि इन लोगों को वहीं ले जाकर बांध देना ठीक रहेगा। उस पल अनन्या अब स्टील की सेक्रेटरी नहीं थी, वह इस इमारत की और भारत इनोवेशंस की एकमात्र रक्षक थी। और यह एक बहुत बड़ी जंग की सिर्फ शुरुआत थी। सिद्धार्थ राणा को उसकी पहली चेतावनी, तुमने उसे छुआ है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। अनन्या की आंखें ठंडक से चमक रही थीं। अध्याय 4, पर्दे के पीछे की चालें। तो आपका मतलब है मिस अनन्या शर्मा कि आपने अकेले ही 6 वयस्क पुरुषों को, जिनके पास लोहे की रॉड और चाकू थे, काबू कर लिया? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार ने अविश्वास से भरी नजरों से अपने सामने रखे कागजात और अनन्या को बारी बारी से देखा। उनकी मोटी छोटी उंगलियां उनकी कनपट्टी को दबा रही थीं। लगभग 20 साल से क्राइम ब्रांच में काम करने वाले एक अनुभवी ऑफिसर होने के बावजूद ऐसा अजीब मामला उन्होंने पहली बार देखा था। घटना स्थल सचमुच एक कुरुक्षेत्र जैसा था। किसी की हड्डी टूटी थी, किसी का जोड़ उखड़ा था, कोई गंभीर सिर की चोट से जूझ रहा था और एक तो डर के मारे पेशाब तक कर चुका था। लेकिन जिस महिला ने उन्हें इस हाल में पहुंचाया था, वह उनके सामने बिना किसी खरोंच के बिल्कुल ठीक ठाक बैठी थी। ठीक ठाक कहना भी कम होगा, वह अवास्तविक रूप से शांत और सधी हुई लग रही थी। सटीक रूप से कहूं तो काबू करना नहीं, बल्कि अक्षम करना। मैंने सिर्फ अपने ऊपर हो रहे हमले के जवाब में न्यूनतम आत्मरक्षा की। अनन्या ने शांत आवाज में सुधार किया। उसने बिना किसी घबराहट के इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में देखा। उन गहरी काली आंखों के सामने इंस्पेक्टर ने अनजाने में ही अपनी नजरें झुका ली। वह लोगों से निपटने में माहिर थे, लेकिन यह औरत कुछ अलग थी, जैसे एक तराशा हुआ खंजर, शांत लेकिन तेज और ठंडा। न्यूनतम आत्मरक्षा। ठीक है मिस शर्मा, तो जरा इस न्यूनतम आत्मरक्षा के बारे में विस्तार से बताइए। सीसीटीवी फुटेज लॉबी में ही बंद हो गए थे और जैसा कि आप जानती हैं, चेयरमैन के ऑफिस के अंदर कोई कैमरा नहीं है। आपका बयान ही एकमात्र सबूत है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या जैसे उनके इरादे को समझ गई हो, हल्की सी मुस्कुराई। उसने एक अच्छी तरह से तैयार की गई रिपोर्ट की तरह शांति से स्थिति को समझाना शुरू किया। पहला घुसपैठिया दरवाजा तोड़कर अंदर आते ही मुझ पर बेसबॉल बैट से हमला करने लगा। मैं झुककर बच गई और देखा कि उसका निचला हिस्सा खुला है, तो मैंने कोहनी से उसके पेट पर वार किया। गिरते हुए उसके हाथ से मैंने बैट ले लिया। दूसरा घुसपैठिया लोहे की रॉड से मेरे सिर पर वार करने की कोशिश कर रहा था।
मैंने बैट से उसे रोका, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया, और उस मौके पर मैंने उसकी कलाई और घुटने के जोड़ पर वार करके उसकी हरकत बंद कर दी। तीसरे और चौथे ने एक साथ हमला किया। मैंने मेज पर रखे पेपर वेट को फेंककर एक का ध्यान भटकाया और दूसरे के पास जाकर कंधे से उसकी ठोड़ी पर वार किया। पांचवें के पास चाकू था, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत डरा हुआ था। मैंने मेज की दराज से एक स्टील रूलर फेंककर उसके हाथ पर मारा, जिससे उसने हथियार गिरा दिया, और मैंने तुरंत पास जाकर उसे जॉइंट लॉक से काबू कर लिया। आखिरी वाला तो खुद ही हिम्मत हार चुका था। उसका विवरण बिना किसी लाग लपेट के संक्षिप्त और सटीक था, जैसे वह कोई ट्रेनिंग मैनुअल पढ़ रही हो। इंस्पेक्टर अर्जुन का मुंह खुला रह गया। यह औरत जो बता रही थी, वह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह पूरी तरह से गणना और प्रशिक्षण से सिद्ध की गई एक प्रभावी हत्या की तकनीक के करीब थी। क्या आप कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह जानती हैं, जैसे कराटे या जूडो? आज के जमाने में एक महिला को अपनी सुरक्षा करना तो आना ही चाहिए, है ना? अनन्या ने सहजता से बात टाल दी। यह महसूस करते हुए कि और पूछताछ करना व्यर्थ है, इंस्पेक्टर ने विषय बदल दिया। पकड़े गए लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। यह अंडरवर्ल्ड के लोगों का पुराना तरीका है, लेकिन हमारी जांच में पता चला है कि वे सभी भंग हो चुके शेर गैंग के सदस्य थे, और उनके हाल के सभी सुराग एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे हैं, ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स। सिद्धार्थ राणा, क्या आपको इस बारे में कुछ अंदाजा है? देखिए, हमारी भारत इनोवेशंस कानून और सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनी है। हमारा ऐसे बुरे लोगों से कोई वास्ता नहीं। उसके इस तरह बात टालने पर इंस्पेक्टर अर्जुन ने एक फीकी हंसी हंसी। यह औरत कोई मामूली नहीं थी। वह पुलिस से ज्यादा जानती थी, फिर भी जरूरत की जानकारी के अलावा एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। उन्होंने आखिरकार अपनी डायरी बंद की और खड़े हो गए। ठीक है मिस शर्मा, आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे भी पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कृपया संपर्क में रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। यह कोई साधारण घुसपैठ का मामला नहीं है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के जाने के बाद चेयरमैन के ऑफिस में फिर से खामोशी छा गई। अनन्या ने बिखरे हुए दफ्तर का धीरे धीरे जायजा लिया। जमीन पर खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर, यह सब सिर्फ 1 घंटे पहले हुआ था। उसने अपने हाथों को देखा, उनमें जरा भी कंपन नहीं थी, बल्कि यह सब बहुत परिचित लग रहा था। किसी की हड्डी टूटने का एहसास, चीखें, खून की गंध, यह उसके अतीत के वो टुकड़े थे जिनसे वह बचना चाहती थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बस उसकी रक्षा की थी, जिसकी उसे करनी चाहिए थी। तभी इमरजेंसी संपर्क के लिए रखे छोटे वॉकी टॉकी से एक आवाज आई, सीनियर, मैं कबीर बोल रहा हूं। चेयरमैन आपको लगातार पूछ रहे हैं। वो कंपनी वापस आने की जिद कर रहे हैं। उन्हें रोकने में पसीने छूट गए। यह उसके मार्कोस जूनियर और नकली बॉडीगार्ड कबीर की आवाज थी। मैं बस वहीं आ रही हूं, 10 मिनट और उन्हें रोके रखो। अनन्या ने संक्षेप में जवाब देकर वॉकी टॉकी बंद कर दिया। उसने अपने लॉकर से बदलने के लिए कपड़े और एक फर्स्ट एड किट निकाली। गुंडों से निपटने के दौरान कपड़ों पर लगे खून के हल्के धब्बों को साफ किया और बिखरे बालों को फिर से करीने से बांध लिया, और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक परफेक्ट सेक्रेटरी के रूप में ऑफिस से बाहर निकली। गलियारे से गुजरते हुए कर्मचारियों की नजरें उस पर टिकी थीं। उनकी आंखों में अब एक सख्त सेक्रेटरी के लिए देखने वाला भाव नहीं था। उसमें श्रद्धा, डर और एक अनजानी जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। कुछ महिला कर्मचारी उसे देखकर कानाफूसी कर रही थीं, और पुरुष कर्मचारी तो नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अनन्या ने उन सभी नजरों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप लिफ्ट की ओर कदम बढ़ाए। वह जानती थी, आज के बाद कंपनी में उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, और यह वह नहीं चाहती थी। वह एक शांत परछाई बनकर रहना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मंच के केंद्र में धकेल दिया था। के होटल, बेसमेंट लेवल 3। एक गुप्त पार्किंग जिसका अस्तित्व बाहरी दुनिया के लिए नहीं था, वहीं स्थित एक सुरक्षित घर भारत इनोवेशंस के कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। विक्रम सिंह राठौर सख्त चेहरे के साथ सोफे पर बैठे टैबलेट पर कंपनी की स्थिति की रिपोर्ट देख रहे थे। उनके बगल में बेचैन कबीर खड़ा था। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में गुंडे भेजने की? चेयरमैन ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैं अभी वापस जाकर। तभी
भारी स्टील का दरवाजा खुला और अनन्या अंदर आई। उसके आते ही चेयरमैन चुप हो गए और उसे देखने लगे। अनन्या, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उनकी आवाज में सच्ची चिंता थी। अनन्या ने हल्का सा सिर झुकाया। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूं चेयरमैन। बस ऑफिस थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अस्थायी ऑफिस इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके शांत जवाब पर चेयरमैन ने एक थकी हुई हंसी हंसी। अरे, फर्नीचर टूटने की किसे पड़ी है? तुम्हारा सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, उन लोगों का क्या हुआ? उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। वे तो बस फेंके हुए मोहरे हैं। सिद्धार्थ राणा, उस कमीने ने वाकई हद पार कर दी। चेयरमैन ने मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में गहरे गुस्से के साथ एक थकान भी थी। अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बनाए गए अपने साम्राज्य पर इस तरह के गंदे हमले से वह अपमानित महसूस कर रहे थे। चेयरमैन, अनन्या ने शांति से उन्हें बुलाया। यह अंत नहीं, शुरुआत है। उसकी बात पर चेयरमैन ने सिर उठाकर उसे देखा। सिद्धार्थ राणा इस नाकामी के बाद और भी ज्यादा साहसी और अप्रत्याशित तरीके अपनाएगा। वह समझ गया होगा कि सीधे रास्ते से वह हमें नहीं हिला सकता। हो सकता है कि अगला निशाना आप या मैं न हो। क्या मतलब? आपके परिवार के सदस्य या कंपनी के मुख्य अधिकारी। सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढकर उस पर लगातार वार करना, यही उनका तरीका है। अनन्या का विश्लेषण ठंडा और यथार्थवादी था। चेयरमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपने बिजनेस करियर में कई संकट देखे थे, लेकिन इतनी खुली और बर्बर धमकी पहली बार मिली थी। यह बिजनेस नहीं, जंग थी। अब क्या करना चाहिए? अनन्या, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। चेयरमैन अब पूरी तरह से अनन्या पर निर्भर हो चुके थे। वह सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं, बल्कि इस संकट से साथ मिलकर लड़ने वाली एकमात्र साथी और रणनीतिकार थी। सबसे पहले आज की घटना को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। जैसे ही यह मीडिया में जाएगी, सिद्धार्थ राणा के मन मुताबिक शेयर गिरेंगे और कंपनी में अफरा तफरी मच जाएगी। पुलिस के इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन वह भी सिस्टम का हिस्सा है। हमें अपने तरीके से लड़ना होगा। अपने तरीके से मतलब जैसे को तैसा। अगर वे बर्बर तरीके अपनाते हैं, तो हमें उनसे ज्यादा सधे हुए और घातक तरीकों से जवाब देना होगा। अनन्या की आंखें चमक उठीं। वे आंखें सब कुछ भेद कर समाधान ढूंढने वाले एक रणनीतिकार की थीं। सिद्धार्थ राणा को तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके पैसे के स्रोत को बंद करना, उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना, और उसने जो कुछ भी बनाया है उसे एक पल में ढा देना। इसके लिए हमें उसके किले के अंदर घुसना होगा। उसकी योजना साहसी और खतरनाक थी, जैसे दुश्मन के इलाके के बीचों बीच कूद जाने वाला कोई स्पेशल ऑपरेशन। चेयरमैन ने एक पल के लिए सांस रोकी और उसे देखा। इस दुबली पतली लड़की के कंधों पर वह कितना भारी बोझ डालने जा रहे थे, लेकिन वह जानते थे इस पल उनका और उनकी कंपनी का भविष्य पूरी तरह से इस युवा सेक्रेटरी के हाथों में था। ठीक है, मैं तुम्हें सारे अधिकार देता हूं। जो भी जरूरत हो बेझिझक बताना। लोग, पैसा, जो भी चाहिए मैं दूंगा। धन्यवाद चेयरमैन। तो सबसे पहले मैं अपने मार्कोस के समय के एक साथी को टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त करवाना चाहूंगी। वह भारत की सबसे बेहतरीन व्हाइट हैट हैकर है। शायद वह ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स के लोहे जैसे सुरक्षा सिस्टम में एक छोटी सी दरार पैदा कर सके। अनन्या के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में सिद्धार्थ राणा के लिए एक विशाल जाल का नक्शा बन चुका था। अब जाल फेंकने का वक्त था। उधर मुंबई के एक शानदार पेंट हाउस में, जहां से रात का नजारा साफ दिखता था, सिद्धार्थ राणा महंगी वाइन का गिलास घुमाते हुए फोन पर बात खत्म कर चुका था। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी से मिली खबर ने उसका मूड खराब कर दिया था। 6 लोग, और वो भी शेर गैंग के सबसे खूंखार आदमी, एक मामूली सी लड़की से हार गए। उसका चेहरा हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं। उसने अविश्वास से अपने बगल में खड़े आदमी से दोबारा पूछा, उस सेक्रेटरी का नाम क्या बताया? अनन्या शर्मा सर। रिकॉर्ड के मुताबिक नौसेना की स्पेशल फोर्स से होने के अलावा कुछ खास नहीं है। मार्कोस। सिद्धार्थ राणा ने वाइन का गिलास नीचे रखा और दिलचस्पी से अपनी ठोड़ी सहलाई। उसने कई तरह के इंसान देखे थे। उसका अंतर्ज्ञान कह रहा था कि यह औरत कोई मामूली हस्ती नहीं है। वह सिर्फ एक पूर्व सैनिक नहीं थी, वह उसकी योजना को समझने वाली, जाल बिछाने वाली और यहां तक कि उल्टा
उसे धमकाने वाली हस्ती थी। मजेदार, बहुत मजेदार। विक्रम सिंह राठौर, उस बूढ़ी लोमड़ी ने ऐसी चीज अपने पास रखी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह गुस्सा होने के बजाय खुश हो रहा था, जैसे किसी बच्चे को कोई दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। सर, अब क्या करें? और लोग भेजें या नहीं? अब ताकत से काम नहीं बनेगा। वो औरत अनन्या शर्मा ऐसी नहीं है कि इस तरह के तरीकों से काबू में आए। सिद्धार्थ राणा अपनी जगह से उठा और विशाल खिड़की के पास गया। उसकी नजरें दूर भारत इनोवेशंस की इमारत की चोटी पर टिकी थीं। शिकार को पकड़ने के कई तरीके होते हैं। अगर सीधे हमला काम न करे तो आसपास से धीरे धीरे घेरा कसना चाहिए। जाल बिछाओ, चारा डालो और इंतजार करो कि वो खुद जाल में फंसे। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। विक्रम सिंह राठौर की कमजोरी और उस अनन्या शर्मा नाम की औरत की कमजोरी का पता लगाओ। दुनिया में कोई भी इंसान बिना कमजोरी के नहीं होता। कितना भी स्टील जैसा इंसान हो, कहीं ना कहीं एक जंग लगा हिस्सा जरूर होता है। सिद्धार्थ राणा की आंखें एक सांप की तरह चमक उठीं। अनन्या शर्मा के रूप में एक अप्रत्याशित बाधा से उसका सामना हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह खेल अब और भी मजेदार हो गया है। वह नहीं जानता था कि वह जिसका सामना कर रहा है वह सिर्फ स्टील नहीं, बल्कि भट्टी की आग में भी न पिघलने वाला दुनिया का सबसे सख्त मिश्र धातु है। और वह मिश्र धातु अब उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मुंबई की रात एक और तूफान को अपनी गोद में समेटे हुए और गहरी होती जा रही थी। अध्याय 5, अदृश्य युद्ध। कोड नेम घोस्ट। असली नाम रिया मल्होत्रा। मेरी मार्कोस की बैचमेट और नेवल इंटेलिजेंस की साइबर इन्फिल्ट्रेशन टीम में 5 साल तक काम कर चुकी सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट। रिटायरमेंट के बाद वह फ्रीलांसर के तौर पर काम करती है और रॉ या मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए देश स्तरीय साइबर हमलों को रोकने और जवाबी कार्रवाई करने का काम करती है। अगले दिन भारत इनोवेशंस की इमारत के बेसमेंट में बना सुरक्षित घर एक अत्याधुनिक साइबर कमांड सेंटर में बदल चुका था। अनन्या चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर को नई नियुक्त की गई टेक्निकल कंसल्टेंट रिया मल्होत्रा से मिलवा रही थी। स्क्रीन पर जटिल कोड भरे हुए थे और रिया बिना रुके कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। हुडी और फटी हुई जीन्स पहने वह सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट के परिचय से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, लेकिन उसकी आंखें किसी बाज की तरह तेज थीं, जो करोड़ों डेटा के बीच से एक सच को ढूंढ निकालती हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस मल्होत्रा। मैंने अनन्या से आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे यकीन है कि आप हमारी बहुत मदद करेंगी। चेयरमैन ने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन रिया ने मॉनिटर से नजरें हटाए बिना लापरवाही से जवाब दिया, हाथ बाद में मिलाएंगे चेयरमैन साहब। अभी मैं इस ब्लैकस्टोन नाम के किले की बाहरी दीवारों का मुआयना कर रही हूं। वाह, यह तो कोई मामूली चीज नहीं है। फायरवॉल लगभग रॉ के लेवल का है। लगता है यह सिद्धार्थ राणा नाम का आदमी जानता है कि उसके पीछे काफी गंदगी है, रिया ने तारीफ करते हुए कहा। उसकी उंगलियां फिर से तेजी से चलने लगीं। स्क्रीन पर अनजान अक्षर और संख्याएं एक झरने की तरह बह रही थीं। तो क्या तुम इसे तोड़ सकती हो? अनन्या ने पूछा। उसकी आवाज में अपनी दोस्त के प्रति गहरा विश्वास था। तोड़ सकती हूं अनन्या। मैं रिया मल्होत्रा हूं। ऐसे किलों में मेन गेट से नहीं घुसा जाता, दीवारों पर चढ़कर या सुरंग खोदकर या फिर अंदर से किसी को दरवाजा खोलने के लिए तैयार करके घुसा जाता है। रिया ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मॉनिटर के एक हिस्से की ओर इशारा किया। देखो, इस परफेक्ट दिखने वाले फायरवॉल में एक बहुत छोटी सी खामी है। ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स के दुबई ऑफिस के सर्वर से जुड़ा एक बैकडोर। शायद इसे इमरजेंसी में डेटा निकालने या रिमोट से सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया होगा। हम इसी का उल्टा इस्तेमाल करेंगे। दुबई ऑफिस के सर्वर के जरिए हम हेड ऑफिस के इंटरनल नेटवर्क में घुसेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह सबसे सुरक्षित और बिना कोई सुराग छोड़े काम करने का तरीका है। कितना वक्त लगेगा? कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। उनकी सिक्योरिटी टीम भी बेवकूफ नहीं होगी, इसलिए हमें एक भूत की तरह काम करना होगा। अगर पकड़े गए तो हमारे सारे निशान मिट जाएंगे और वे हमें ट्रैक कर सकते हैं। 3 से 7 दिन, यह बहुत कम समय था। इससे पहले कि सिद्धार्थ राणा कोई और कदम उठाए, उसके दिल में छुपे राज को निकालने के लिए यह वक्त नाकाफी था। क्या समय को और कम करने का कोई तरीका है? एक तरीका है,
रिया ने कीबोर्ड से हाथ हटाया और कुर्सी घुमाकर अनन्या और चेयरमैन का सामना किया। अगर हमारे पास अंदर कोई मददगार हो, ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे भेजे हुए ट्रोजन हॉर्स वायरस को चला दे, तो हम सिर्फ एक दिन में दरवाजा खोल सकते हैं। जैसे कि बस एक यूएसबी ड्राइव लगा दे या एक खास ईमेल खोल दे, इतना ही काफी है। अंदर का मददगार। सिद्धार्थ राणा के वफादारों से भरी उस जगह में कोई हमारी मदद क्यों करेगा? चेयरमैन ने संदेह भरी नजरों से कहा। लेकिन अनन्या की सोच अलग थी। कोई भी पूरी तरह से वफादार नहीं होता। हमेशा कोई असंतुष्ट या ज्यादा फायदे की तलाश में रहने वाला व्यक्ति होता ही है। और सिद्धार्थ राणा जैसे धमकाकर राज करने वाले लीडर के नीचे ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। अनन्या ने रिया से कहा, सिद्धार्थ राणा के सेक्रेटरी ऑफिस, वहां से शुरू करो। खासकर उन लोगों पर ध्यान दो जो पिछले 1 साल में आए हैं या जिनका प्रमोशन रुका है। उनके ईमेल, मैसेंजर चैट, सोशल मीडिया सब कुछ खंगालो। तुम जानती हो ना कि यह प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन है? रिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। यह एक जंग है और जंग में कोई कानून नहीं होता, अनन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसके निर्देश पर रिया फिर से मॉनिटर की दुनिया में खो गई। एक अदृश्य युद्ध के मैदान में बिना आवाज की गोलियों वाली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसी समय अनन्या दूसरी तैयारी कर रही थी। उसने इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार को फोन किया। इंस्पेक्टर, मैं अनन्या बोल रही हूं। मुझे लगता है कि पिछले मामले में एक गवाह मिल सकता है। कौन है? भारत इनोवेशंस का एक पूर्व कर्मचारी। उसे टेक्नोलॉजी लीक करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। लगता है कि उसका ब्लैकस्टोन से कोई संपर्क था। हो सकता है कि उसने ही घुसपैठियों को अंदर की जानकारी दी हो। उसका नाम और पता तुरंत भेजिए। इंस्पेक्टर की आवाज में उत्सुकता थी। अनन्या ने आसानी से उस पूर्व कर्मचारी का नाम और नंबर दे दिया। बेशक उसने कोई टेक्नोलॉजी लीक नहीं की थी। वह तो बस कंपनी की नीतियों से नाखुश एक आम कर्मचारी था जो दूसरी नौकरी की तलाश में था। लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि उसने ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स में इंटरव्यू दिया था, पुलिस की जांच को उस दिशा में मोड़ने के लिए काफी था। यही अनन्या की रणनीति थी। पुलिस रूपी सार्वजनिक तलवार का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ राणा का ध्यान भटकाना और उस दौरान खुद और रिया रूपी गुप्त तलवार से उसके दिल पर वार करना। जैसा कि उम्मीद थी, पुलिस ने बड़े पैमाने पर ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स पर छापा मारा। नतीजा बेशक कुछ नहीं निकला। सिद्धार्थ राणा पहले ही सारे सबूत मिटा चुका था और वह पूर्व कर्मचारी सिर्फ एक नौकरी ढूंढने वाला साबित हुआ। लेकिन इस हंगामे की वजह से मीडिया और वित्तीय निगरानी एजेंसियों का ध्यान ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स पर केंद्रित हो गया। सिद्धार्थ राणा बाहरी दबाव को संभालने में व्यस्त हो गया और इसकी बदौलत रिया को और भी सुरक्षित रूप से इंटरनल नेटवर्क में घुसने का वक्त मिल गया। ऑपरेशन शुरू होने के दूसरे दिन रात को रिया ने घबराहट में अनन्या को बुलाया। अनन्या, बिंगो, मिल गया, एक बड़ी मछली हाथ लगी है। उसने जिस मॉनिटर की ओर इशारा किया उस पर एक आदमी की प्रोफाइल थी। नाम था यूनसांग ह्यून, ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का मैनेजर। वह सिद्धार्थ राणा के सबसे करीबी लोगों में से एक था, लेकिन स्क्रीन पर उसके निजी मैसेंजर की चैट चौंकाने वाली थी। यह MA डील भी आखिर में बॉस के किसी रिश्तेदार की कंपनी को ही मिलेगी। हम लोग मर मर के रिपोर्ट बनाते हैं, फायदा क्या? हम तो बस दिखावे के लिए हैं। पापा के अस्पताल के खर्चों की वजह से यह नौकरी करनी पड़ रही है, लेकिन सच कहूं तो हर दिन नर्क जैसा लगता है। इस आदमी के नीचे काम करना अब बर्दाश्त से बाहर है। वह कंपनी और सिद्धार्थ राणा के प्रति गहरे असंतोष और धोखे की भावना से भरा हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जुए में बहुत सारा पैसा हार चुका था और साहूकारों से परेशान था। यूनसांग ह्यून, इस आदमी से काम बन सकता है। अनन्या की आंखें चमक उठी। रिया, अभी से यूनसांग ह्यून के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रैक करो। पता लगाओ कि उसने किन साहूकारों से पैसे लिए हैं और उन साहूकारों का मालिक कौन है। 1 मिनट, कहीं तुम? रिया अनन्या का इरादा समझकर हैरान रह गई। हाँ, सांप को पकड़ने के लिए सांप के बिल में ही घुसना पड़ता है। अनन्या की योजना बेहद खतरनाक थी। उसने खुद यूनसांग ह्यून से संपर्क करने का फैसला किया। साहूकारों से परेशान उस हताश आदमी को एक ऐसा प्रस्ताव देना जिसे वह मना न कर सके। अगली शाम मुंबई के एक पुराने इलाके की एक तंग गली में स्थित एक अवैध साहूकार के दफ्तर में
अनन्या अपनी रोज की सेक्रेटरी वाली ड्रेस की जगह काले रंग की लेदर जैकेट और जीन्स में वहां पहुंची। दफ्तर सिगरेट के धुएं से भरा था और 4-5 खूंखार दिखने वाले आदमियों ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। एक औरत यहां क्या कर रही है? यह जगह तुम्हारे घूमने के लिए नहीं है, उनके बॉस जैसे दिखने वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने बैग से नोटों की गड्डियों से भरा एक लिफाफा निकालकर मेज पर फेंक दिया। यूं सांग ह्यून, जो ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स में काम करता है, उसका कुल कर्ज कितना है? उसके इस बेबाक रवैये पर उन आदमियों के चेहरे सख्त हो गए। तुझे इससे क्या मतलब? मैं उसकी जगह कर्ज चुका दूंगी, मूलधन और ब्याज, सब कुछ, ऊपर से कुछ और भी, लेकिन एक शर्त है। अनन्या ने उन सबको बारी बारी से घूरा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। आज के बाद यूं सांग ह्यून के सामने मत दिखना, न फोन न मैसेज। अगर यह शर्त तोड़ी तो मैं तुम्हारे बॉस नहीं, तुम्हारे असली मालिक शेर गैंग के बिच्छू को फोन करके तुम्हारा हाल चाल बता दूंगी। बिच्छू का नाम सुनते ही उन आदमियों के चेहरे सफेद पड़ गए। बिच्छू शेर गैंग का फाइनेंसर और सिद्धार्थ राणा का दाहिना हाथ माना जाता था। यह औरत उसका नाम कैसे जानती है, यह उनकी समझ से बाहर था। तू है कौन? यह जानने की जरूरत नहीं, अनन्या ने ठंडक से कहा और एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव मेज पर रख दी। यह यूं सांग ह्यून को दे देना, कहना कि कल सुबह बस इसे अपने ऑफिस के कंप्यूटर में लगा दे और उसका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। फैसला उसका है। वह और कुछ कहे बिना दफ्तर से निकल गई। पीछे बचे साहूकार जमे हुए से मेज पर रखे नोटों और यूएसबी को बारी बारी से देखते रहे। उस रात यूं सांग ह्यून को निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जैसा फोन आया। उसका सारा कर्ज चुका दिया गया था और कल सुबह उसकी मेज पर एक छोटा सा तोहफा रखा होगा। उसे आधा यकीन था, आधा नहीं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है, यही सोचकर वह अगले दिन ऑफिस गया। और सचमुच उसकी मेज पर एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव रखी थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाया। वह जानता था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इसमें क्या खतरा हो सकता है, लेकिन फिर उसे अपने बीमार पिता का चेहरा और सिद्धार्थ राणा का घिनौना चेहरा याद आया। उसने आंखें भींची और कांपते हाथों से यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा दिया। ठीक उसी पल मीलों दूर भारत इनोवेशंस के बेसमेंट में बने सुरक्षित घर में रिया खुशी से चिल्लाई, दरवाजा खुल गया। ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स का पूरा इंटरनल डेटा अब हमारे हाथ में है। मॉनिटर पर ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स का संगठनात्मक चार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां तक कि वे गुप्त समझौते भी दिख रहे थे जो कभी बाहर नहीं आने चाहिए थे। सिद्धार्थ राणा का सालों में बनाया गया रहस्यों का किला आखिरकार अपना भारी दरवाजा खोल चुका था। अनन्या शांति से मॉनिटर को देखती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब जब तलवार निकल चुकी थी तो नाचने का वक्त था। अध्याय 6, लोमड़ी के लिए जाल। यह देखिए चेयरमैन, सिद्धार्थ राणा ने पिछले 5 सालों में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का काला धन जमा किया है। उसने शेल कंपनियों के जरिए पैसे को घुमाया और टैक्स हेवन देशों में छिपाया। इस पैसे का कुछ हिस्सा राजनीतिक लॉबिंग में भी इस्तेमाल होने आप के सुराग मिले हैं। भारत इनोवेशंस के अस्थाई चेयरमैन ऑफिस में अनन्या ने रिया द्वारा निकाले गए डेटा के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट विक्रम सिंह राठौर के सामने रखी। स्क्रीन पर भरे बैंक खातों के लेन देन और गुप्त बही खाते साफ साफ दिखा रहे थे कि सिद्धार्थ राणा ने कितनी चालाकी और ढिठाई से गैर कानूनी काम किए थे। यह जानवर से भी बदतर है। सिर्फ यह सबूत ही उसे जेल में सड़ाने और समाज से बाहर करने के लिए काफी है। चेयरमैन ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा, लेकिन अनन्या ने शांति से सिर हिलाया। अभी नहीं चेयरमैन, यह सारा डेटा गैर कानूनी हैकिंग से हासिल किया गया है। अदालत में इसे सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने की संभावना कम है और उल्टा हम पर ही मुसीबत आ सकती है। जैसे ही सिद्धार्थ राणा को पता चलेगा कि यह डेटा लीक हुआ है, वह किसी को बलि का बकरा बनाकर सब कुछ नकार देगा। तो क्या इन सबूतों के होते हुए भी हम उसे बस देखते रहें? नहीं, यह सबूत तलवार नहीं है। यह सिद्धार्थ राणा जैसे शिकारी को पकड़ने के लिए चारा है। हम इस चारे का इस्तेमाल करके उसे खुद जाल में फंसने पर मजबूर करेंगे। अनन्या की आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी। उसके दिमाग में पूरी योजना तैयार थी। चेयरमैन, क्या आपको प्रोजेक्ट अपोलो याद है? प्रोजेक्ट अपोलो, वही प्रोजेक्ट
जिसे हमने 3 साल पहले अगली पीढ़ी की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए शुरू किया था, लेकिन भारी लागत के कारण बीच में ही रोक दिया था। जी, उस समय हमने मुख्य तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हमारे पास पूंजी की कमी थी। यह तकनीक मौजूदा बाजार की तकनीक से कम 5 साल आगे है। यह भारत इनोवेशंस का भविष्य है और यही वह तकनीक है जिसे सिद्धार्थ राणा किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। चेयरमैन अनन्या का इरादा समझ गए और उनकी आंखें चमक उठीं। कहीं तुम उस तकनीक को चारे की तरह इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रही? हाँ, हम बाजार में यह अफवाह फैलाएंगे कि हम प्रोजेक्ट अपोलो को फिर से शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हम विदेशी निवेश की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत ही गोपनीय तरीके से होता हुआ दिखना चाहिए। क्या सिद्धार्थ राणा इस चारे को निगलेगा? उसे निगलना ही पड़ेगा। वह जानता है कि वह सीधे रास्ते से हमारी तकनीक हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वह हमारे द्वारा तलाशे जा रहे विदेशी निवेशक का भेष धरकर हमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, ताकि वह किसी भी तरह तकनीक की सच्चाई का पता लगा सके और बीच में ही उसे हड़प सके। यह एक बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक खेल था, प्रतिद्वंद्वी के लालच को भड़काकर उसे खुद अपनी तबाही के रास्ते पर ले जाना। विक्रम सिंह राठौर इस साहसी और चालाक योजना से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, तुरंत इसे शुरू करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं खुद समझा दूंगा। योजना तेजी से आगे बढ़ी। शेयर बाजार और बिजनेस जगत में यह अफवाह धीरे धीरे फैल गई कि भारत इनोवेशंस गुप्त रूप से प्रोजेक्ट अपोलो को फिर से शुरू कर रहा है और इसके लिए स्विट्जरलैंड के गुप्त खातों वाले एक विदेशी निवेशक से संपर्क में है। यह अफवाह सिद्धार्थ राणा के कानों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्विट्जरलैंड का गुप्त खाता, प्रोजेक्ट अपोलो। सिद्धार्थ राणा ने अपने पेंट हाउस में अपने आदमी की रिपोर्ट सुनते हुए माथा सिकोड़ा। शुरू में उसे शक हुआ। उसे लगा कि यह उसे फंसाने के लिए कोई जाल हो सकता है, लेकिन उसके जासूसों द्वारा लाई गई अतिरिक्त जानकारी ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। भारत इनोवेशंस के कुछ मुख्य शोधकर्ताओं का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। विक्रम सिंह राठौर ने खुद ज्यूरिख के एक बैंक के वीआईपी से वीडियो कॉल पर बात की थी। सारे संकेत प्रोजेक्ट अपोलो के फिर से शुरू होने की ओर इशारा कर रहे थे और सबसे निर्णायक बात, रिया ने उसके इंटरनल नेटवर्क में चालाकी से एक नकली प्रोजेक्ट अपोलो टेक्नोलॉजी की रूपरेखा डाल दी थी, जिसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। उस दस्तावेज में बताई गई तकनीक उसकी कल्पना से परे थी। अगर यह उसके हाथ लग जाए तो वह न सिर्फ भारत इनोवेशंस को तबाह कर सकता है, बल्कि दुनिया के बाजार पर राज कर सकता है। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे यह तकनीक हर हाल में चाहिए। सिद्धार्थ राणा ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने अपने सारे संपर्कों और पैसे का इस्तेमाल करके उस स्विस निवेशक की पहचान का पता लगाना शुरू कर दिया, जिससे भारत इनोवेशंस संपर्क में था। और कुछ दिनों बाद उसे रिपोर्ट मिली कि वह आखिरकार उस निवेशक के प्रतिनिधि से संपर्क साधने में कामयाब हो गया है। मीटिंग की जगह मुंबई के पास एक द्वीप पर बने एक शानदार होटल का स्काई लाउंज था। चारों ओर कांच की दीवारें थीं, जहां से समुद्र और सूर्यास्त का नजारा साफ दिखता था। सिद्धार्थ राणा समय से 30 मिनट पहले पहुंचकर सबसे अच्छी नजारे वाली सीट पर बैठ गया। उसे यकीन था कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा, जब वह विक्रम सिंह राठौर की गर्दन पर छुरी रखेगा। नियत समय पर लाउंज के दरवाजे से एक महिला अंदर आई। शरीर पर बिल्कुल फिट काले रंग की ड्रेस, करीने से ऊपर बंधे बाल और चेहरे के आधे हिस्से को ढके हुए बड़े से सनग्लासेस। उसकी चाल में एक शान और आत्मविश्वास था। उसने चारों ओर देखा और फिर बिना हिचकिचाए सिद्धार्थ राणा की मेज की ओर बढ़ी। मिस्टर राणा, इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूं। मैं इस निवेश की जिम्मेदार ओमेगा कैपिटल की सीनियर एनालिस्ट सारा हूं। उसने सनग्लासेस उतारते हुए धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। सनग्लासेस के पीछे छिपा चेहरा जैसे ही सामने आया, सिद्धार्थ राणा की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। यह वही औरत थी जिसने उसके दफ्तर को तहस नहस कर दिया था और उसकी योजनाओं को बार बार विफल किया था। विक्रम सिंह राठौर की सेक्रेटरी अनन्या शर्मा, तुम यहां कैसे? सिद्धार्थ राणा अनजाने में ही हिंदी में बोल पड़ा। उसका चेहरा हैरानी और गुस्से से बिगड़ गया था। अनन्या उसकी प्रतिक्रिया का मजा लेती हुई,
एक शालीन मुस्कान के साथ उसके सामने बैठ गई। लगता है आप हैरान हो गए मिस्टर सिद्धार्थ राणा, या अब मुझे आपको सिर्फ सिद्धार्थ राणा कहना चाहिए। उसने अब अंग्रेजी बोलना बंद कर दिया था। उसकी आवाज ठंडी और तेज थी। ओमेगा कैपिटल, स्विस निवेशक, यह सब तुम्हारी चाल थी। सिद्धार्थ राणा को अब समझ में आया कि यह सब एक जाल था। वह अपनी जगह से उठकर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अनन्या के एक धीमे वाक्य ने उसे जमा दिया। हिलना मत तो बेहतर होगा। अभी इस लाउंज में वे पत्रकार भी हैं जिन्हें आपने पैसे से खरीदा है, और इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार की टीम भी, जो आपको गिरफ्तार करने के लिए इंतजार कर रही है। ओह, और हाँ, आपकी शेल कंपनियों के कुछ नाम मात्र के डायरेक्टरों को भी मैंने बुलाया है। वो देखिए, खिड़की के पास बैठे हैं। शायद उन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है। अनन्या ने जिस ओर इशारा किया, वहां कुछ अधेड़ उम्र के आदमी सफेद चेहरों के साथ बैठे थे, और लाउंज में जगह जगह आम ग्राहकों के भेष में पुलिस के लोग तेज नजरों से इस ओर देख रहे थे। सिद्धार्थ राणा एक परफेक्ट जाल में फंस चुका था, और आपके लिए एक आखिरी तोहफा भी है। अनन्या ने अपना स्मार्टफोन उठाकर स्क्रीन सिद्धार्थ राणा को दिखाई। स्क्रीन पर लाइव न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, आयकर विभाग और सीबीआई ने आज दोपहर ब्लैकस्टोन होल्डिंग्स पर बड़े पैमाने पर छापा मारा है। उन पर हजारों करोड़ के काले धन और विदेशी धन शोधन का आरोप है। सीबीआई ने सिद्धार्थ राणा के देश छोड़ने पर तुरंत रोक लगा दी है। सिद्धार्थ राणा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह इस जाल में फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहा था, तब असली तलवार उसके दिल पर वार कर रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी बनाया था, वह कुछ ही घंटों में रेत के महल की तरह ढह रहा था। कैसे? मेरे बही खाते कैसे? उसने एक हताश भाव से बड़बड़ाया। अनन्या ने स्मार्टफोन नीचे करते हुए उसकी आंखों में सीधे देखा। मैंने कहा था ना, तुमने उसे छुआ है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। उसी पल इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम अपनी जगह से उठी और सिद्धार्थ राणा की ओर बढ़ी। मिस्टर सिद्धार्थ राणा, आपको आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत गबन, धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आपको वकील करने का अधिकार है। जब पुलिस वाले उसे हथकड़ी पहना रहे थे, तब भी सिद्धार्थ राणा की नजरें सिर्फ अनन्या पर टिकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और एक समझ न आने वाला सवाल था। आखिर तुम हो कौन? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से ढहते हुए उस आदमी को देखती रही। लोमड़ी का शिकार खत्म हो चुका था, एक शानदार जीत। लेकिन वह जानती थी, यह सब कुछ का अंत नहीं था। एक घायल शिकारी अपने आखिरी पलों में सबसे घातक पंजे मारता है। दूर समुद्र के क्षितिज पर लाल सूरज डूब रहा था, जैसे आने वाले एक बड़े खूनी संघर्ष की भविष्यवाणी कर रहा हो। अध्याय 7, बिच्छू का डंक। सिद्धार्थ राणा का दौर खत्म हो चुका था। उसके गिरफ्तार होने के बाद मीडिया रोज उसके घिनौने अपराधों की कहानियां छाप रही थी। उसकी दौलत का साम्राज्य एक भ्रम की तरह ढह गया, और उससे जुड़े राजनेता और अधिकारी अपनी गर्दन बचाने में लग गए। भारत इनोवेशंस के शेयर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, और विक्रम सिंह राठौर एक संकट से उबरने वाले दृढ़ नेता के रूप में फिर से सम्मानित हो रहे थे। सब कुछ अपनी जगह पर लौटता हुआ लग रहा था। अनन्या भी अपनी शांत दिनचर्या में लौट आई थी। वह फिर से एक परफेक्ट सेक्रेटरी के रूप में चेयरमैन की मदद कर रही थी। मीटिंग्स की बाढ़ को संभालना, दस्तावेजों के ढेर को निपटाना और चेयरमैन की सेहत के लिए खुद बनाया हुआ हेल्दी जूस तैयार करना। यह बात कंपनी में शायद ही किसी को पता थी कि कुछ समय पहले उसने नंगे हाथों से हथियार बंद गुंडों को धूल चटाई थी और एक बड़े शैतान का गला घोंटा था। वह खुद भी उन तनावपूर्ण दिनों को एक सपने की तरह भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान उसे लगातार चेतावनी दे रहा था। शिकारी गिर गया था, लेकिन उसका फैलाया हुआ जहर अब भी जिंदा था। अनन्या, इस वीकेंड थोड़ा वक्त निकाल पाओगी? मेरी पोती का स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है। मैं चाहता था कि तुम भी आकर देखो। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वह डांस बहुत अच्छा करती है। चेयरमैन ने एक प्यार करने वाले दादा के चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उनकी पोती आरना इस साल 7 साल की। आरना चेयरमैन के लिए उनकी आंखों का तारा थी। एक दुर्घटना में अपने बेटे को खोने के बाद वह उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी। जरूर चेयरमैन, मैं खुशी खुशी आऊंगी, अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसके मन में एक अशुभ आशंका सिर उठा रही थी। सिद्धार्थ राणा, वह अपना सब कुछ खो चुका था।
ऐसा इंसान आखिरी में सिर्फ एक ही चीज चुन सकता है, बदला, अपने दुश्मन को भी उसी नर्क में घसीटना। और विक्रम सिंह राठौर की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी छोटी पोती आरना थी। वीकेंड की सुबह अनन्या चेयरमैन के घर एक अलग ही लिबास में पहुंची। सधे हुए सूट की जगह उसने आरामदायक कैजुअल कपड़े पहने थे और एक स्लिंग बैग टांगा था। वह चेयरमैन और उनकी पत्नी के साथ आरना के फंक्शन के लिए कम्युनिटी हॉल की ओर निकली। गाड़ी में बैठने से पहले उसने लापरवाही से चारों ओर तेजी से नजर दौड़ाई। एक सामान्य वीकेंड का रिहायशी इलाका, लेकिन उसकी आंखों को जैसे कोई अदृश्य खतरे का साया दिख रहा था। फंक्शन वाला हॉल बच्चों की हंसी और माता पिता के उत्साह से भरा हुआ था। अनन्या चेयरमैन के परिवार के पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठकर मंच पर प्यारे प्यारे डांस कर रहे बच्चों को देख रही थी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी एक शांत मुस्कान आ गई। वह इसी तरह की सामान्य और कीमती जिंदगी की रक्षा करना चाहती थी। जब चेयरमैन की पोती आरना की बारी आई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। आरना एक चमकती हुई ड्रेस में मंच के बीच में किसी परी की तरह खूबसूरती से नाच रही थी। चेयरमैन लगातार मुस्कुराते हुए कैमरे से उस पल को कैद कर रहे थे। ठीक उसी पल अनन्या की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हॉल का बाईं ओर का इमरजेंसी दरवाजा बहुत ही धीरे से, बिना आवाज किए, हल्का सा खुला और बंद हो गया। कोई आम इंसान इसे कभी नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन उसकी प्रशिक्षित आंखों ने उस पल की हरकत को पकड़ लिया था। वे आ गए। वह चुपचाप अपनी जगह से उठी। चेयरमैन और उनकी पत्नी अपनी पोती में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने उसके उठने पर ध्यान भी नहीं दिया। अनन्या बहुत ही स्वाभाविक रूप से, जैसे वॉशरूम जा रही हो, गलियारे में निकल गई। गलियारा सुनसान था। उसने दीवार से पीठ टिकाकर अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया। कदमों की आहट, 2 नहीं 3। वे आवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके कान हवा के हल्के से बहाव को भी पकड़ सकते थे। वे मंच के पीछे बच्चों के ग्रीन रूम की ओर जा रहे थे। लक्ष्य साफ था, परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे बच्चों की भीड़ में मिलकर आरना को अगवा करना। अनन्या ने जरा भी देर नहीं की। वह दूसरे गलियारे से मंच के पीछे की ओर बढ़ी। वह जगह परफॉर्मेंस के सामान और लाइटिंग उपकरणों से भरी हुई थी। उसने एक बड़े से स्पीकर के पीछे छिपकर ग्रीन रूम के दरवाजे की ओर देखा। कुछ देर बाद काले कपड़े पहने 2 आदमी दिखाई दिए। उनके हाथों में क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल था। उनकी आंखें ठंडी और बेरहम थीं। वे सिर्फ गुंडे नहीं थे, वे ऐसे लोग थे जो अपने मकसद के लिए एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं हिचकिचाते। और उनके पीछे थोड़ी दूरी पर एक और आदमी खड़ा स्थिति को देख रहा था। दुबला पतला शरीर और सांप जैसी ठंडी आंखों वाला आदमी। अनन्या ने तुरंत समझ लिया कि वही इस सब का मास्टरमाइंड है। तोरा या जो का दुरा जारा या दोरी आखी का मास्टरमाइंड है। जैसे ही उन 2 आदमियों ने ग्रीन रूम का दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, अनन्या एक परछाई की तरह उन पर झपटी। उसके हाथ में पास ही पड़ा एक लोहे का माइक स्टैंड था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे वाले आदमी की गर्दन पर माइक स्टैंड से जोर से वार किया। बिना चीखे अपने साथी को गिरते देख दूसरे आदमी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी आंखों को सिर्फ हवा को चीरती हुई अनन्या की किक ही दिखी। उसके पैर का पंजा सीधे उसकी ठोड़ी पर लगा। वह 2-3 चक्कर घूमता हुआ जमीन पर गिर गया। यह सब 5 सेकंड के अंदर हो गया। आखिरी बचा आदमी, सांप जैसी आंखों वाला, हैरान होने के बजाय दिलचस्पी से मुस्कुराया। तो तुम आ ही गई, अनन्या शर्मा। उसकी आवाज धीमी और सूखी थी। तो तुम बिच्छू हो। सिद्धार्थ राणा का आखिरी दांव। अनन्या ने माइक स्टैंड को कसकर पकड़ते हुए अपनी रक्षात्मक स्थिति नहीं छोड़ी। उस आदमी के शरीर से दूसरे गुंडों से बिल्कुल अलग एक तेज जानलेवा ऊर्जा निकल रही थी। दांव नहीं, यह तो शुरुआत है। हमारे बॉस ने तुम्हें सलाम भेजा है। कह रहे थे कि जेल में थोड़ा बोर हो रहे हैं, उन्हें बात करने के लिए एक साथी चाहिए, तो सोचा यह छोटी बच्ची ठीक रहेगी, क्यों? बिच्छू ने अपनी बात खत्म करते ही अपनी जेब से एक खंजर निकाला। उसने खंजर को उल्टे हाथ से पकड़ा और एक जानवर की तरह नीचे झुककर अनन्या पर हमला कर दिया। उसकी हरकतें तेज और सधी हुई थीं, सिर्फ दुश्मन के कमजोर अंगों पर वार करने वाली असली लड़ाई की हरकतें। टिंग! अनन्या ने माइक स्टैंड से उसके खंजर को रोका। धातु के टकराने की आवाज मंच के पीछे गूंज उठी।
बिच्छू की ताकत उसकी कल्पना से ज्यादा थी। वह झटके को सहते हुए 2-3 कदम पीछे हटी। काफी दम है, सुना था मार्कोस से हो, सिर्फ नाम की नहीं हो। बिच्छू लगातार उस पर हमला करता रहा। खंजर की धार बार बार अनन्या की गर्दन और दिल की ओर आ रही थी। अनन्या तंग जगह और बिखरे सामान का इस्तेमाल करके उसके हमलों से बाल बाल बचते हुए सिर्फ बचाव कर रही थी। उसे समझ आ गया, ताकत और तकनीक में वह अब तक के किसी भी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक था। ऐसे ही चलता रहा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी, मुझे खुली जगह चाहिए। उसने जानबूझकर उसके हमले को जोर से धकेला और उसे पास रखे एक लाइटिंग उपकरण की ओर धकेल दिया। जब बिच्छू एक पल के लिए लड़खड़ाया, उसने उसके टखने पर माइक स्टैंड घुमाया, लेकिन बिच्छू ने एक जंगली जानवर जैसी फुर्ती से कूदकर उसे बचा लिया और हवा में घूमकर अनन्या के कंधे पर खंजर से वार किया। अनन्या ने तुरंत अपने शरीर को घुमाया, लेकिन तेज धार उसके बाएं बाजू को चीरती हुई निकल गई। काले कपड़े फट गए और खून की एक धार बह निकली। लड़ाई शुरू होने के बाद यह पहला वार था जो उसे लगा था। बाजू से बहते गर्म खून के एहसास ने इसके विपरीत उसके दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। चोट, कोई बात नहीं, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। उसने दर्द सहते हुए उल्टा बिच्छू के और करीब जाकर हमला किया। बिच्छू को लगा था कि वह चोट लगने के बाद डर जाएगी, लेकिन उसकी इस उल्टी हरकत से वह एक पल के लिए हैरान रह गया। बस उसी एक पल में अनन्या का दाहिना हाथ, जिस पर चोट नहीं लगी थी, बिजली की तेजी से हरकत में आया और उसने खंजर वाले हाथ की कलाई को पकड़ लिया और फिर अपने शरीर को घुमाते हुए उसने उसकी पूरी बाह को एक साथ मोड़ा और मरोड़ दिया। आहा हा, एक ऐसी भयानक चीख निकली जो किसी इंसान के जोड़ से नहीं आ सकती थी। कड़क की आवाज के साथ उसकी बाह पूरी तरह से उखड़कर पीछे की ओर मुड़ गई। हाथ से खंजर छूटकर टन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। अनन्या यहीं नहीं रुकी। दर्द से तड़पते हुए उसके पेट में घुटने से वार किया और आखिर में उसकी गर्दन पर एक जोरदार कराटे चॉप मारा। बिच्छू मुंह से झाग निकालता हुआ बेहोश हो गया। हूं। अनन्या ने हांफते हुए अपने खून बहते बाजू को देखा। तभी फंक्शन खत्म होने की घोषणा करने वाला तेज संगीत बजा और बच्चे ग्रीन रूम से झुंड में बाहर निकलने लगे। उनमें सब कुछ से अनजान, मुस्कुराती हुई अपनी मां पापा को ढूंढती आरना भी थी। अनन्या ने तेजी से अपनी फटी हुई आस्तीन से घाव को छिपाया और बेहोश पड़े तीनों आदमियों को मंच के सामान के पीछे खींचकर छिपा दिया और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो बाहर जाकर चेयरमैन के परिवार के साथ मिल गई। अनन्या, कहाँ थी? तुम्हें आरना का डांस देखना चाहिए था। जी चेयरमैन, मैंने देखा, वह बिल्कुल एक परी लग रही थी। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था और आस्तीन के अंदर से लाल खून धीरे धीरे रिस रहा था। घर लौटते हुए गाड़ी में अनन्या खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूबी थी। आज की घटना सिर्फ एक बदला नहीं थी, यह एक युद्ध की घोषणा थी। जेल में बंद सिद्धार्थ राणा यह दिखा रहा था कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है और वह कभी भी कहीं भी उनकी सबसे कीमती चीज छीन सकता है। सिर्फ बचाव करके यह जंग नहीं जीती जा सकती। सांप के जहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सिर्फ उसका सिर काटना काफी नहीं है, उसके बिल को ढूंढकर उसे जलाकर राख करना होगा। उसकी आंखें एक बार फिर मार्कोस की कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर वाले दिनों की तरह ठंडी और सख्त हो गईं। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, अब जवाबी हमला करने की उसकी बारी थी। अध्याय 8, अंतिम युद्ध। घाव, ठीक है। अगली सुबह चेयरमैन ऑफिस में विक्रम सिंह राठौर ने धीरे से पूछा। उनकी मेज पर पिछली रात की घटना के बारे में इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार की एक गुप्त रिपोर्ट रखी थी। रिपोर्ट पढ़ते हुए उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। यह सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती थी कि वह अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज, अपनी पोती को लगभग खो चुके थे। और यह जानकर कि उस सारे खतरे को इस दुबली पतली सेक्रेटरी ने एक बार फिर अकेले ही रोका, वह अपराध बोध और कृतज्ञता से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक मामूली सा कट है, इलाज हो गया है। अनन्या ने ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ब्लाउज की आस्तीन के नीचे करीने से बंधी एक पट्टी छिपी हुई थी। माफ करना अनन्या, सच में माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें उन खतरों का सामना करना पड़ा जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। यह आपकी गलती नहीं है,
चेयरमैन, यह मेरा चुना हुआ रास्ता है, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। उसने एक पल के लिए चेयरमैन को देखा और फिर शांति से बोलना शुरू किया। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैंने सेना क्यों छोड़ी और यहां क्यों आई? चेयरमैन ने इस अप्रत्याशित सवाल पर सिर उठाया। उन्होंने कभी भी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा था। यह उसके प्रति उनका सम्मान था। अगर तुम बताना चाहो तो जरूर। मैं मार्कोस में एक टीम लीडर थी। मेरे नीचे कुछ ऐसे जवान थे जिन्हें मैं बहुत मानती थी। कुछ साल पहले हम विदेश में एक गुप्त मिशन पर थे। हम दुश्मन के जाल में फंस गए और घिर गए। हम बहादुरी से लड़े, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। पीछे हटने का रास्ता बनाने के लिए किसी को रुककर दुश्मन का ध्यान भटकाना था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। मैंने कहा कि मैं रुकूंगी, क्योंकि मैं टीम लीडर थी, लेकिन मेरे सबसे प्रिय जवान ने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी जगह वह खुद रुक गया। जब मुझे होश आया, मिशन सफल हो चुका था और ज्यादातर टीम के सदस्य बच गए थे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। उसका आखिरी संदेश आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैम, आप जिंदा रहकर उस आम दुनिया में जीना जिसकी रक्षा के लिए हम लड़ते हैं। उसने एक पल के लिए रुककर सांस ली। ऑफिस में एक भारी खामोशी छा गई। मैं उसे नहीं बचा सकी। जो कमांडर अपने जवान को खो दे, उसे सैनिक कहलाने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने वर्दी उतार दी। किसके लिए लड़ना है, किसकी रक्षा करनी है, मैंने सारे मायने खो दिए थे। ऐसे भटकते हुए मुझे आपने एक नया मौका दिया। उसने सिर उठाकर चेयरमैन को देखा। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अब मैं जानती हूं मुझे किसकी रक्षा करनी है। मेरा वह दोस्त जिस आम दुनिया में मुझे जीने के लिए कह गया था, वह क्या है? इसीलिए चेयरमैन, अब और माफी मत मांगिए। यह मेरी अपनी लड़ाई भी है। विक्रम सिंह राठौर की आंखें नम हो गईं और वह चुपचाप उसे देखते रहे। उन्हें अब समझ आया। उन्होंने सिर्फ एक काबिल सेक्रेटरी को नौकरी नहीं दी थी, बल्कि एक गहरे जख्म को लिए जिंदगी के नए मायने ढूंढने वाली एक महान योद्धा को अपनाया था। ठीक है, तो अब बताओ कि हमें कैसे लड़ना है। मैं तुम्हारे हर फैसले का साथ दूंगा। सिद्धार्थ राणा जेल में है, लेकिन उसका पैसा और संगठन अब भी जिंदा है। बिच्छू जैसे लोग उसके हाथ पैर बनकर काम कर रहे हैं। हमें इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उसका छिपा हुआ पैसा, बेनामी कंपनियां और शेर गैंग के बचे हुए लोग, सब कुछ। लेकिन कैसे? हमें एक बार फिर रिया की मदद चाहिए होगी, और इस बार हमें इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार को भी अपनी तरफ करना होगा। अनन्या की योजना साहसी थी। उसने गुप्त रूप से इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार से मुलाकात की। पिछली रात की घटना की पूरी कहानी सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में थे, लेकिन साथ ही पुलिस सिस्टम की सीमाओं के कारण लाचार भी महसूस कर रहे थे। सिद्धार्थ राणा बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके कानून से बचने की कोशिश कर रहा था, और उसके गुर्गे बिना कोई सबूत छोड़े काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर, कानूनी जांच से हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। वे कानून से ऊपर हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम भी गैर कानूनी काम करें। कभी कभी अंधेरे को पकड़ने के लिए और गहरे अंधेरे में उतरना पड़ता है। मैं उनके बिल में घुसूंगी। आप बस मेरे संकेत का इंतजार करके बाहर से जाल बिछा देना। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा। उनमें निजी बदले की भावना नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक जलती हुई आग थी। उन्होंने काफी देर सोचा और फिर आखिरकार फैसला करते हुए कहा, आखिर आप हैं कौन? क्या आप सच में सिर्फ एक पूर्व सैनिक हैं? अभी मैं बस एक इंसान हूं जो अपनी कीमती चीजों की रक्षा करना चाहती है। इंस्पेक्टर ने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। इस तरह कानून का पालन कराने वाली पुलिस और कानून के बाहर काम करने वाली एक परछाई के बीच एक खतरनाक समझौता शुरू हुआ। उधर बेसमेंट के साइबर कमांड सेंटर में रिया सिद्धार्थ राणा के छिपे हुए साम्राज्य को ट्रैक कर रही थी। उसकी उंगलियां दिन रात कीबोर्ड पर नाच रही थीं। मिल गया, यह कमीना बहुत चालाक है। भारत में जो काला धन था वह तो सिर्फ एक छलावा था। असली पैसा दुबई के एक कसीनो के जरिए घुमाया जा रहा था। यह शेर गैंग का पुराना अड्डा है। रिया ने दुबई के एक वीआईपी जुआघर से जुड़े सैकड़ों बेनामी खातों का पता लगा लिया था, और उस पैसे का अंतिम ठिकाना स्विट्जरलैंड का एक गुप्त लॉकर था। उस लॉकर का मालिक खुद सिद्धार्थ राणा था। अगर हम यह लॉकर खोल पाएं तो सिद्धार्थ राणा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसे खोलने के लिए एक फिजिकल चाबी, एक पासवर्ड और आंखों की स्कैनिंग, रेटिना स्कैन की जरूरत है। यह हैकिंग से नामुमकिन है। तो फिर उसे लाने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा।
मॉनिटर देख रही अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम दुबई जाओगी? वह तो शेर गैंग का गढ़ है। यह तो शेर की मांद में खुद जाने जैसा है। इसीलिए यह और भी अच्छा है। दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि हम उनके दिल में ही हमला कर देंगे। बिच्छू समेत सारे मुख्य गुर्गे भी वहीं जमा होंगे। एक ही बार में सबको खत्म करने का मौका है। यह एक आत्मघाती मिशन जैसा था, लेकिन अनन्या के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह हर चीज के लिए तैयार थी। मिशन का नाम था ऑपरेशन शांति पाठ। सिद्धार्थ राणा और उसके काले साम्राज्य को समर्पित अंतिम शांति पाठ। अनन्या ने कबीर, नकली बॉडीगार्ड, रिया और इंस्पेक्टर अर्जुन द्वारा चुने गए कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों के साथ एक टीम बनाई। वह अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके मकसद को समझने वाले साथी थे। दुबई जाने से एक रात पहले अनन्या ने अपने फ्लैट में चुपचाप अपने युद्ध के साजो सामान तैयार किए। कॉम्बैट नाइफ, साइलेंसर लगी पिस्तौल और कुछ खास उपकरण जो उसने खुद बनाए थे। उन्हें तैयार करते हुए उसके हाथ सधे हुए और शांत थे। वह आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में सेक्रेटरी अनन्या शर्मा नहीं, बल्कि महान टीम लीडर इको खड़ी थी। उसने मेज की दराज से एक पुरानी मिलिट्री डॉग टैग निकाली और गले में पहन ली। यह उसके उस जवान की थी जो उसकी जगह शहीद हो गया था। उसने डॉग टैग को सहलाते हुए धीरे से फुसफुसाया, अब सब कुछ खत्म करने जा रही हूं। जिस दुनिया की रक्षा तुम करना चाहते थे, इस बार मैं उसकी पूरी तरह से रक्षा करूंगी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तीव्रता से जल रही थीं। यह उसकी आखिरी जंग होने वाली थी। अध्याय 9, शांति पाठ। दुबई की रात दिन से भी ज्यादा चकाचौंध वाली थी। विशाल कसीनो होटलों से निकलती नियन रोशनी रात के आसमान को दिन की तरह रोशन कर रही थी, और सड़कों पर अपनी इच्छाओं में डूबे लोग एक लहर की तरह बह रहे थे। उसी चकाचौंध के केंद्र में एक शानदार होटल में इंपीरियल क्लब नाम का एक वीआईपी जुआघर था। शेर गैंग का दिल और सिद्धार्थ राणा के साम्राज्य की मनी लॉन्ड्रिंग की फैक्ट्री। अनन्या एक शानदार लाल ड्रेस में क्लब में दाखिल हुई। गहरे मेकअप और कीमती गहनों ने उसकी असली पहचान को पूरी तरह से छिपा दिया था। वह किसी अमीर घराने की लड़की लग रही थी जो बड़े दांव खेलने आई हो। उसके कान में एक बहुत छोटा वायरलेस ईयरपीस छिपा था और ड्रेस के नीचे जांघ पर एक छोटी पिस्तौल बंधी थी। अनन्या, सुन रही हो? क्लब के अंदर के सारे सीसीटीवी मेरे कब्जे में है। बिच्छू अभी वीआईपी रूम के अंदर है। उस कमरे में कोई कैमरा नहीं है। सावधान रहना। उसके साथ कम से कम 4 गार्ड हैं। होटल के सामने एक गाड़ी में बैठे रिया की आवाज आई। समझ गई। कबीर और पुलिस की टीम बेसमेंट पार्किंग और इमरजेंसी सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे हैं। बस मेरे सिग्नल का इंतजार है। अनन्या ने सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से एक गेमिंग टेबल पर बैठकर कुछ दांव खेले। उसका ध्यान खेल पर नहीं, बल्कि क्लब की बनावट और गार्ड्स की हरकतों पर था। कुल 10 गार्ड थे। कानों में ईयरपीस और सूट के अंदर से उभरे हुए हथियार बता रहे थे कि वे सभी सशस्त्र थे। कुछ देर बाद वह चिप्स बदलने के बहाने उठी और फिर कैमरों की पहुंच से बचते हुए चुपचाप वीआईपी रूम की ओर जाने वाले गलियारे में गायब हो गई। गलियारे के मुहाने पर 2 भीमकाय गार्ड पहरा दे रहे थे। रुकिए, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। जब उन्होंने रास्ता रोका तो अनन्या घबराने के बजाय एक आकर्षक मुस्कान के साथ बोली, अरे डराइए मत, मैं बिच्छू साहब से मिलने आई हूं। क्या उन्होंने आपको बताया नहीं? उसने जानबूझकर एक चुलबुली आवाज में कहते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही गार्ड्स एक पल के लिए बेफिक्र हुए, उसके हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आए। उसकी उंगलियों ने गार्ड्स की गर्दन की दोनों तरफ मौजूद कैरोटिड साइनस दिमाग को खून पहुंचाने वाली नस पर सटीक और जोर से दबाव डाला। दोनों भीमकाय आदमी बिना कोई आवाज किए, दिमाग में खून का प्रवाह अस्थायी रूप से रुकने के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अनन्या ने उनके शरीरों को गलियारे के कोने में छिपाया और वीआईपी रूम का भारी दरवाजा चुपचाप खोला। कमरा सिगरेट के धुएं और व्हिस्की की गंध से भरा था। बिच्छू एक गहरे सोफे पर बैठा था और उसके चारों ओर 4 गुर्गे खड़े थे। मेज पर एक पिस्तौल के साथ स्विस बैंक के गुप्त लॉकर को खोलने वाला ओटीपी जनरेटर और एक कार्ड की रखी थी। कौन है? बिच्छू ने धीमी आवाज में पूछा। अनन्या का चेहरा देखते ही वह अपनी जगह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में हैरानी के साथ एक जंगली जानवर जैसी जानलेवा चमक थी। तुम यहां क्या कर रही हो? खुद अपनी मौत के मुंह में चली आई। तुम्हारे नर्क को खत्म करने आई हूं।
अनन्या ने ठंडक से जवाब देते हुए जांघ पर छिपी पिस्तौल निकाल ली। उसकी हरकत देखते ही दूसरे गुर्गों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। हाँ, एक पिस्तौल से हम 5 का सामना करोगी? मरना है तो शौक से करो, बिच्छू हंसते हुए चिल्लाया। उसी पल अनन्या ने कमरे के बीच में लटके क्रिस्टल के झूमर पर गोली चला दी। साइलेंसर की वजह से आवाज कम थी, लेकिन झूमर के टूटने की आवाज बहुत तेज थी। हजारों क्रिस्टल के टुकड़े रोशनी की तरह बिखर गए और कमरे में अफरा तफरी मच गई। साथ ही उसने एक भारी सोफे के पीछे छलांग लगा दी। मार डालो उस लड़की को, बिच्छू के चिल्लाने के साथ ही कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन अनन्या पहले ही उनकी पहुंच से बाहर थी। उसने सोफे की आड़ लेकर सटीकता से गुर्गों के पैरों पर निशाना साधा। चीखों के साथ 2 लोग गिर गए। उस मौके का फायदा उठाकर वह मेज के नीचे से लुढ़कती हुई बिच्छू के टखने पर झपट्टी। संतुलन खोकर जब बिच्छू गिरा, उसने मेज पर रखे ओटीपी जनरेटर और कार्ड की को छीन लिया। कमीनी! गुस्से में बिच्छू जमीन पर लुढ़कते हुए उस पर गोलियां चलाने लगा। अनन्या कमरे के सामान की आड़ लेकर बचती हुई ईयरपीस पर चिल्लाई, अभी अंदर आओ। उसके सिग्नल के साथ ही कमरे की खिड़की टूटने और दरवाजा टूटने की आवाज एक साथ आई। एक स्टन ग्रेनेड फटा और कमरे को सफेद रोशनी से भर दिया और गैस मास्क पहने कबीर और पुलिस की टीम चारों ओर से अंदर घुस आई। हिलना मत, हाथ ऊपर। पल भर में ही बाजी पलट गई। बचे हुए गुर्गे आसानी से पकड़ लिए गए, लेकिन बिच्छू ने हार नहीं मानी। उसने अपने बगल वाले आदमी को ढाल बनाकर इमरजेंसी दरवाजे की ओर पागलों की तरह दौड़ लगा दी। उसे जाने मत देना, इंस्पेक्टर अर्जुन चिल्लाए, लेकिन अनन्या उनसे भी तेज थी। उसने पिस्तौल फेंकी और बिच्छू के पीछे भागी। होटल के गलियारों को पार करते हुए वे होटल की छत पर हेलीपैड पर पहुंचे। बिच्छू ने पहले से तैयार हेलीकॉप्टर से भागने की योजना बनाई थी। बस यहीं तक बिच्छू। हेलीकॉप्टर के सामने वे दोनों आमने सामने खड़े थे। दुबई की रात के नजारे के बीच उन दोनों के बीच सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। अनन्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से, बिच्छू ने आपा खो दिया और खंजर निकालकर उस पर हमला कर दिया। इस बार अनन्या निहत्थी थी। उसने उसके हमलों से बचते हुए उसके कमजोर अंगों पर जवाबी हमला किया। सेना में सीखी गई मार्शल आर्ट्स और असली लड़ाई में तराशी गई उसकी तकनीकें खुलकर सामने आ रही थीं। कोहनी, घुटने, हाथ की धार, सब उसके शरीर पर लगातार पड़ रहे थे। आखिर में उसकी एक जोरदार घूमती हुई किक उसकी कनपटी पर लगी। बिच्छू लड़खड़ाता हुआ छत के किनारे से लगभग नीचे गिरने ही वाला था। अनन्या ने गिरते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। सिद्धार्थ राणा को कहना नर्क में इंतजार करे। उसने उसकी गर्दन छोड़ी और उसके पेट में जोर से लात मारी। बिच्छू आखिरकार हेलीपैड से नीचे होटल के स्विमिंग पूल में जा गिरा। कुछ देर बाद उसे बाहर निकालते हुए पुलिस वाले दिखे। सब कुछ खत्म हो गया था। अनन्या हांफते हुए हेलीपैड के किनारे पर खड़ी हुई। उसने हाथ में पकड़े ओटीपी जनरेटर और कार्ड की को हवा में उठाया और फिर गले में पहनी डॉग टैग निकालकर उसे धीरे से चूमा। देख रहे हो, मिशन पूरा हुआ। उसकी गाल पर गर्म आंसू की एक बूंद बह निकली। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह आखिरकार अतीत के भारी बोझ को उतारकर एक नए रूप में जन्म लेने के मुक्ति के आंसू थे। उसने जो परछाई इतने लंबे समय से ढोई थी, उसके लिए अंतिम शांति पाठ दुबई के रात के आसमान में चुपचाप गूंज रहा था। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत। भारत लौटते हुए प्राइवेट जेट के अंदर की हवा भारी और शांत थी। एक लंबी लड़ाई के खत्म होने के बाद की थकान और राहत का मिला जुला सन्नाटा। अनन्या खिड़की से बाहर दिख रहे गहरे नीले सुबह के समुद्र को चुपचाप देख रही थी। उसके हाथ में अब बंदूक की ठंडी पकड़ की जगह एक गर्म कॉफी कप की गर्माहट थी। दुबई का मिशन पूरी तरह से सफल रहा था। बिच्छू समेत शेर गैंग के सारे मुख्य सदस्य मौके पर ही पकड़ लिए गए थे और अनन्या द्वारा हासिल की गई गुप्त लॉकर की चाबियों ने सिद्धार्थ राणा के छिपे हुए साम्राज्य को ढाने में निर्णायक सबूत का काम किया। स्विस बैंक के साथ मिलकर उजागर हुए उसके अरबों के काले धन और गैर कानूनी लॉबिंग के बही खातों ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। सिद्धार्थ राणा को आखिरकार आजीवन कारावास की सजा हुई। अदालत से बाहर निकलते हुए कैमरों पर चीखता हुआ उसका चेहरा कभी भारत के कॉरपोरेट जगत पर राज करने वाले एक लकड़बग्घे का दयनीय अंत था। उसके पतन के साथ
उससे जुड़ी भ्रष्टाचार की कड़ियां भी एक एक करके टूटने लगीं। जैसे किसी बड़े ट्यूमर को निकालने के बाद समाज का एक छिपा हुआ घाव आखिरकार सामने आया और भरने लगा। भारत इनोवेशंस में फिर से शांति लौट आई, नहीं, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। विक्रम सिंह राठौर के दृढ़ नेतृत्व और संकट प्रबंधन की क्षमता एक बार फिर साबित हुई और कर्मचारियों को कंपनी को हिला देने वाले एक बड़े तूफान को रोकने वाले एक अदृश्य रक्षक के अस्तित्व का एहसास हुआ, जिससे उनके मन में पहले से ज्यादा गर्व और वफादारी पैदा हुई। और उस तूफान के केंद्र में रही अनन्या फिर से अपनी शांत सेक्रेटरी की भूमिका में लौट आई। अनन्या, जरा यह फाइल देख लेना और दोपहर की मीटिंग 30 मिनट आगे बढ़ा दो। इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार, नहीं, अब तो कमिश्नर बन गए हैं। कमिश्नर साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। विक्रम सिंह राठौर ने ऐसे काम सौंपा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या ने भी बिना किसी अतिरिक्त हरकत के फाइल ली और उनका शेड्यूल बदल दिया। चेयरमैन के ऑफिस का नजारा 1 साल पहले जैसा ही था, लेकिन वहां मौजूद 2 लोगों के बीच का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी के रिश्ते से कहीं आगे वे एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने वाले साथियों जैसे गहरे विश्वास और बंधन में बंध गए थे। बहुत मेहनत की। आज शाम कोई और प्लान न हो तो मेरे साथ खाना खाना। जी चेयरमैन, जगह कहां बुक करूं? नहीं, बुक करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर चलो। मेरी पत्नी कुछ दिनों से जिद कर रही है कि उसे तुम्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाना है। आरना भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, चेयरमैन ने एक प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। उस मुस्कान के सामने अनन्या ने बमुश्किल अपने उमड़ते हुए जज्बातों को संभाला। एक सामान्य गर्मजोशी से भरा डिनर, वही जिसके लिए वह लड़ना चाहती थी। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उस शाम चेयरमैन का घर गर्म खाने की खुशबू और लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। चेयरमैन की पत्नी बार बार शुक्रिया कहते हुए उसका हाथ पकड़े रहीं और 7 साल की आरना दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर अनन्या दीदी कहते हुए उसके पास से हटी ही नहीं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसते बोलते उन लोगों को देखकर अनन्या ने अपने दिल में एक गहरी खुशी महसूस की। खून और बारूद की गंध वाले अतीत के युद्ध के मैदानों से बिल्कुल अलग एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित नजारा। यही वह दुनिया थी जिसके लिए उसके शहीद दोस्त ने उसे जीने के लिए कहा था। खाने के बाद चेयरमैन उसे अपनी स्टडी में ले गए। उन्होंने 2 गिलासों में महंगी व्हिस्की डाली और 1 गिलास उसे दिया। मैं तुमसे एक औपचारिक प्रस्ताव करना चाहता हूं। चेयरमैन ने व्हिस्की का गिलास नीचे रखकर एक गंभीर चेहरे से उसे देखा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी सेक्रेटरी की कुर्सी पर बांधकर नहीं रख सकता। यह तुम्हारी काबिलियत का अपमान होगा और कंपनी के भविष्य के लिए भी एक बड़ा नुकसान। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई जगह बनाई है। उन्होंने मेज की दराज से एक दस्तावेज निकालकर उसे दिया। उस पर लिखा था, भारत इनोवेशंस ग्रुप, हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अनन्या शर्मा। यह ग्रुप के सबसे ऊंचे अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी थी। मैं एक स्वतंत्र विभाग बना रहा हूं जो ग्रुप के सभी संभावित खतरों को पहले ही भांपकर रोकेगा और हल करेगा। इसके पास सिक्योरिटी, लीगल और ऑडिट टीमों को नियंत्रित करने की पूरी ताकत होगी। यह पद सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। यह काम तुम कर सकती हो। नहीं, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यह एक असाधारण प्रस्ताव था। उसकी काबिलियत को सर्वोच्च सम्मान और उसके लायक अधिकार देने वाला पद। अगर यह पुरानी अनन्या होती तो शायद वह विनम्रता से मना करके फिर से परछाई में छिप जाती, लेकिन अब वह अलग थी। धन्यवाद चेयरमैन, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अगर मैं यह पद लेती हूं तो मैं सिर्फ कंपनी के मुनाफे को खतरा पहुंचाने वाले बाहरी दुश्मनों से ही नहीं लड़ूंगी। मैं कंपनी के अंदर मौजूद अन्याय, भ्रष्टाचार और गलत प्रथाओं से भी लड़ूंगी। हो सकता है कभी कभी मुझे आपके फैसलों के खिलाफ भी जाना पड़े। क्या आपको यह मंजूर होगा? उसकी आंखें दृढ़ थीं। वह अब किसी के आदेश का पालन करने वाली सैनिक नहीं थी। उसने अपने विश्वास और सिद्धांतों पर चलने वाली एक स्वतंत्र हस्ती बनने का फैसला कर लिया था। उसका जवाब सुनकर चेयरमैन एक पल के लिए हैरान हुए और फिर जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, मैं तो यही चाहता था। तुम जैसा कोई मेरे पास रहकर कड़वी बातें कहेगा, तभी तो मैं भी अपना रास्ता नहीं भटकूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। भारत इनोवेशंस का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, मिस शर्मा। चेयरमैन द्वारा बढ़ाए गए हाथ को अनन्या ने बिना हिचकिचाए थाम लिया।
दो मजबूत और गर्मजोशी से भरे हाथों का मिलना एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा था। कुछ दिनों बाद अनन्या काले रंग का सूट पहने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंची। बारिश के बाद की हवा साफ और ठंडी थी। वह सधे हुए कदमों से एक युवा सैनिक के स्मारक के पास पहुंची। वहां उसका वह सबसे प्रिय जवान सो रहा था, जिसने उसकी जगह मौत को गले लगाया था। उसने स्मारक पर एक सफेद फूल रखा और एक सैल्यूट किया। उसके सीने पर अब अपराधबोध का भारी पत्थर नहीं था। मैं अब ठीक हूं, अच्छी तरह से जी रही हूं। जिस दुनिया की तुम रक्षा करना चाहते थे, जिस जिंदगी को तुम मुझे जीने के लिए कह गए थे, वह क्या है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। यहां गोलियों और चीखों की आवाजें नहीं हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शिद्दत से लड़ने और रक्षा करने वाली चीजें हैं। उसने स्मारक पर खुदे हुए उसके नाम को धीरे से सहलाया। अब मैं तुम्हें शांति से विदा करती हूं और मैं अपनी जंग जारी रखूंगी, इस तरह कि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। वह काफी देर तक वहां खड़ी स्मारक में बसी उसकी आत्मा से चुपचाप बातें करती रही। जब वह आखिरकार मुड़कर बाहर निकली तो उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के और मजबूत थे। यह वही शांति थी जो अतीत से सच्चा समझौता करने के बाद ही मिलती है। समय बीत गया। भारत इनोवेशंस के बोर्डरूम में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े अधिकारी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर रहे थे। इस नए बिजनेस में निवेश करना बहुत जोखिम भरा है। हमें अभी मुनाफे से ज्यादा स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर हमने यह मौका गुंवा दिया तो हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। जब बहस तेज हो रही थी, तभी कमरे के एक कोने में बैठी अनन्या ने शांति से बोलना शुरू किया। मेरे विश्लेषण के अनुसार इस सौदे में सबसे बड़ा जोखिम बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि हमारे पार्टनर बनने वाली कंपनी के अपारदर्शी वित्तीय लेन देन है। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे कम से कम 3 शेल कंपनियां हैं और ऐसे सुराग मिले हैं कि उनका इस्तेमाल मालिकों के काले धन को छिपाने के लिए किया जा रहा है। उसने संक्षिप्त लेकिन मुद्दे की बात वाले विश्लेषण को स्क्रीन पर दिखाया। बोर्डरूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसी तीखी टिप्पणी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मुख्य कुर्सी पर बैठे विक्रम सिंह राठौर ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मिस शर्मा, आपकी क्या राय है? क्या हमें यह निवेश जारी रखना चाहिए? सभी अधिकारियों की नजरें उस पर टिक गईं। उनकी आंखों में अब उसे चेयरमैन की सिफारिश पर आई सेक्रेटरी समझने वाली शंका नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत के प्रति शुद्ध सम्मान था। अनन्या अपनी जगह से उठी और अधिकारियों को बारी बारी से देखते हुए कहा, लड़ाई का असली मकसद जीतना नहीं, बल्कि रक्षा करना होता है। इस निवेश से हमें जो द्वांची लाभ मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा कीमती कंपनी का विश्वास और सिद्धांत हैं जिन्हें हम खो देंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें इस निवेश पर फिर से विचार करना चाहिए और एक नया पार्टनर ढूंढना चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह अब किसी की परछाई में खड़ी होने वाली हस्ती नहीं थी। वह भारत इनोवेशंस जैसे विशाल जहाज का रास्ता तय करने वाले मुख्य नेताओं में से एक बन चुकी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अनन्या अपने दफ्तर में लौटी। एक हेड के ऑफिस के हिसाब से यह थोड़ा सादा था, लेकिन एक पूरी दीवार कांच की थी जहां से मुंबई का नजारा दिखता था। जब वह एक पल सुस्ताते हुए कॉफी पी रही थी, तब कबीर, अब उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी, रिपोर्ट देने आया। मैम, रिया का फोन आया था। ग्रुप के लिए जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की बात हुई थी, वह लगभग पूरा हो गया है। ठीक है, शाम को रिया के साथ डिनर करना होगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची ऊंची इमारतों का जंगल और उनके बीच भागते दौड़ते लोग, अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए आम लोग। वह दुनिया जिसकी उसने अपनी जान पर खेलकर रक्षा की थी। अचानक उसे विक्रम सिंह राठौर से अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। जब उसने सब कुछ खो दिया था और जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, तब उन्होंने पूछा था, तुम सेक्रेटरी क्यों बनना चाहती हो? तुम जैसी काबिल इंसान के लिए और भी बहुत काम है। तब वह ठीक से जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन अब वह साफ साफ जवाब दे सकती थी। वह चुपचाप मुस्कुराई। वह एक सैनिक थी, एक सेक्रेटरी थी, लेकिन अब वह इनमें से कुछ भी नहीं थी, या शायद वह यह सब कुछ थी। वह बस अपनी कीमती चीजों की रक्षा के लिए लड़ने वाली एक इंसान थी, एक स्टील जैसे ठंडे दिल वाली। लेकिन वह दिल उन लोगों के सामने जिनकी उसे रक्षा करनी थी, किसी भी चीज से ज्यादा गर्मजोशी से धड़कता था। खिड़की के बाहर मुंबई के आसमान पर लाल शाम खूबसूरती से फैल रही थी। एक शांतिपूर्ण शाम
और अनन्या जानती थी इस शांति को खतरा पहुंचाने वाला अंधेरा कभी भी कहीं से भी फिर सिर उठा सकता है। लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसके पास साथ लड़ने वाले साथी थे। एक दुनिया थी जिसकी उसे रक्षा करनी थी और सबसे बढ़कर एक अटूट खुद का विश्वास था। उसकी जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी लड़ाई अब असली शुरुआत थी। स्टील की सेक्रेटरी अनन्या शर्मा, उसकी कहानी का अभी तो बस पहला पन्ना पलटा था।